अध्याय 33। तुम दोनों वहां अकेले क्या कर रहे थे? मैं जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा, गूफी ने कुछ देर रुकने के बाद कहा। चूंकि मैंने इस बार तुम्हें बचाया है, इसलिए हमारे बीच एक भाग्यशाली संबंध है। मैं तुम्हारे शरीर पर लगी सील तोड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये देखते हुए कि लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी छोटी घाटी में अकेले उसका इंतजार कर रही थी, गूफी यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। यून यून कृतज्ञता महसूस करता है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। धन्यवाद। यून यून ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसकी आंखों में प्रशंसा दिख रही थी। वह इतनी समझदार थी कि उसने यह नहीं पूछा कि गूफी जाने की जल्दी में क्यों है। जैसे ही गूफी यून यून की मदद करने वाला था, उसने फिर से रुककर सीधे कहा, तुम्हारी सील तोड़ने में मदद करने के लिए मुझे अपना हाथ तुम्हारे शरीर पर रखना होगा और अपनी दुखी हुई को तुम्हारे अंदर डालना होगा। मम्मा, मैं ऐसी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करती, यून यून ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद गूफी ने धीरे से अपना हाथ यून यून की पतली पीठ पर रखा। उसकी हथेली गर्म थी और जैसे जैसे उसकी दुखी हुई लगातार यून यून के शरीर में प्रवाहित होती गई, उसकी अवरुद्ध मेरिडियन धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से टूट गई। आह, यून यून ने अनजाने में एक नर्म कराह निकाली क्योंकि यह अनुभूति दर्दनाक और गर्म दोनों थी। यह महसूस करते हुए कि उसने अभी क्या किया है, उसके कान तुरंत लाल हो गए। हालांकि यून यून काफी उम्र की थी और एक संप्रदाय की सम्मानित नेता थी, लेकिन उसे पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों का बहुत कम अनुभव था और वह कभी किसी पुरुष के इतने करीब नहीं रही थी। यून यून शर्मीली महसूस करती है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। वह सहज रूप से थोड़ा हिलती है, केवल उसके कंधे को गूफी द्वारा मजबूती से पकड़ लिया जाता है। हिलना मत, उसने उसके कान में फुसफुसाया। उसका ध्यान तीव्र था। यून यून स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा चमकीला लाल हो गया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के सिरे भी शर्मीले गुलाबी रंग के हो गए। यून यून को शर्माती है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। जब सील लगभग पूरी तरह से टूट गई, तो गूफी ने अपने हाथ वापस खींच लिए। धन्यवाद, यून यून ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें उसकी आंखों से बचती रही क्योंकि वह शर्म महसूस करती रही। गूफी ने भावनात्मक अंक अनुस्मारक को नोटिस करते हुए उसे एक विचारशील नजर से देखा। आप बैंगनी आत्मा की गोली को परिष्कृत करने के लिए बैंगनी आत्मा क्रिस्टल के लिए यहाँ आए हैं, उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक गोली निकालते हुए कहा। बैंगनी आत्मा की गोली डू मास्टर्स और डू ग्रैंड मास्टर्स को उनकी साधना में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। ये गोली उससे कहीं बेहतर है। गूफी ने गोली यून यून को सौंप दी। यून यून कृतज्ञता महसूस करती है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। यह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है। यून यून ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली स्वीकार करते हुए जवाब दिया और गूफी पर एक त्वरित नजर डाली क्योंकि उसने फिर से उसे धन्यवाद दिया। चलो चलते हैं, गूफी ने कहा। खड़े होकर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। यून यून एक पल के लिए स्थिर खड़ी रही, उसकी पीठ को घूरती रही जबकि उसके विचार बेकाबू हो रहे थे। अंत में वह अचानक से उससे बाहर निकली और उसके पीछे चली गई। उसकी भावनाएं पल पल और जटिल होती जा रही थी। यून यून अनिच्छुक महसूस करती है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। डॉट डॉट डॉट। गुफा के बाहर नीलम पंख वाले शेर राजा ने गूफी को सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। नमस्कार गुरु। गूफी ने एक हल्की स्वीकृति के साथ जवाब दिया। जुन एर को एक नजर भी नहीं बख्शा। गुफा के बाहर इंतजार कर रही जुन एर जब उसने गूफी को बाहर निकलते देखा तो वह जल्दी से खड़ी हो गई। उसने पहले की गलतफहमी को समझाने का इरादा किया। अचानक वह स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि यून यून जो गूफी के पीछे बाहर आई थी, उसका रंग गुलाबी था, उसकी आंखों में एक गर्म चमक थी और उसके बाल अंदर आने के समय की तुलना में थोड़े बिखरे हुए थे। और करीब से देखने पर यून यून गूफी के काफी करीब खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उनके बीच एक खास माहौल है जिसमें कोई और दखल नहीं दे सकता। जुन एर अपनी कल्पना को उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या यह हो सकता है कि वे दोनों गुफा में थे? जुन एर दुखी महसूस करती है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। इस विचार ने जुन एर को बेवजह दुखी कर दिया। नतीजतन गलतफहमी को समझाने के लिए सावधानी से तैयार किए गए सभी शब्द उसके दिमाग से उड़ गए। वह कुछ कदम आगे बढ़ी, गूफी की आंखों में सीधे देखा और जोर से पूछा, तुम दोनों वहां पूरे 1 घंटे तक अकेले थे, तुम आखिर कर क्या रहे थे? जुन एर गुस्सा महसूस करती है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। जुन एर के गुस्से से गूफी कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन यून यून को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने गलत समझा था। उसी समय यून यून ने जुनर के मुखर स्वर से ये भी पहचाना कि गूफी और इस खूबसूरत कुलीन लड़की के बीच एक असामान्य रिश्ता है। अपने भीतर एक फीकी भावना को दबाते हुए यून यून ने समझाने की कोशिश की, युवती, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। लेकिन इससे पहले कि यून यून अपनी बात पूरी कर पाती, गूफी ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसके स्वर में अधीरता का भाव झलक रहा था। मैंने जो किया उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जुनर को जलन और गुस्सा महसूस होता है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। गूफी की प्रतिक्रिया सुनकर जुनर जलन की भावना से भर उठी। बिना सोचे समझे उसने अपने अगले शब्द बोल दिए। गूफी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से बदल जाओगी। बस उसे देखो, वह तुमसे बहुत बड़ी है और फिर भी तुम उसमें दिलचस्पी रखती हो। यून यून अपनी परिपक्व शांत नेक स्वभाव और लंबी कदकाठी के साथ वास्तव में जुनर और गूफी की तुलना में एक बड़ी बहन की तरह लग रही थी जो अभी भी युवा थी। यून यून नाखुश महसूस करती है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। हालांकि यून यून ने जुनर के विचारहीन शब्दों को सुना और उसे बहुत बुरा लगा। वह मूल रूप से स्थिति को स्पष्ट करना चाहती थी, लेकिन जुनर की तीखी टिप्पणियों ने उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया था। जुनर के शब्द कठोर थे और यून यून को उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसके भीतर एक असामान्य भावना को जगा दिया। जयामा साम्राज्य में एक संप्रदाय के सम्मानित नेता के रूप में यून यून को पहले कभी इस तरह से नहीं देखा गया था, खासकर एक भोली भाली युवा लड़की द्वारा नहीं। अगर जुनर उस पर और गूफी पर किसी बात का शक करने जा रही थी और यहाँ तक कि उसे बूढ़ी भी कह रही थी, तो उसी तरह से बदला लेने से ज्यादा संतोषजनक क्या हो सकता था? यून यून प्रतिस्पर्धी महसूस करती है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। प्रतिस्पर्धी भावना से प्रेरित होकर यून यून ने साहपूर्वक आगे बढ़कर गूफी के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। एक पल के लिए गूफी की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, जैसे कि वह लकड़ी के एक टुकड़े में बदल गया हो। वह निश्चित था कि उसे अपना हाथ खींच लेना चाहिए या उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, इसलिए उसने यून यून को अपने से चिपके रहने दिया। यून यून ने मोहक मुस्कान दी। छोटी लड़की, भले ही मैं बड़ी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी लड़की से कहीं ज्यादा जानती हूँ। उसने ताना मारा। उसकी आवाज में चिढ़ाने वाली मिठास थी। इसलिए गूफी तुम्हें पसंद नहीं करती, यह बिल्कुल सही है। यून यून ने जुनर की ओर एक उत्तेजक नजर डाली। उसका स्वर धीमा और जानबूझकर था, जिसका स्पष्ट रूप से उसे
क्रोधित करने का इरादा था। उसने अपनी पलकें भी झपकाई और गूफी के करीब झुक गई, उसकी अजीब कठोरता का आनंद ले रही थी। यून यून का सामान्य व्यवहार ठंडा और गरिमापूर्ण था, कभी भी किसी पुरुष को अपने करीब नहीं आने देती थी। वह हमेशा अलग थलग रहती थी, उसका दिमाग सिर्फ साधना पर केंद्रित रहता था। अगर जयामा साम्राज्य में कोई भी उसे अब देखता तो वह पूरी तरह चौंक जाता। ये वह महान ठंडी सुंदरता नहीं थी जिसे वे जानते थे, यह एक मोहक महिला थी। अध्याय 34। चाहे मैं कुछ भी करूं, यह शादीशुदा होते हुए भी तुम्हारे धोखा देने से बेहतर है। यून यून के अचानक बदले हुए रवैये ने गूफी को कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। खासकर जब से उसने अब उसका हाथ पकड़ रखा था, उसका शरीर उसके शरीर से कसकर दबा हुआ था। उसका हाथ कभी कभी उसके शरीर के किसी नर्म हिस्से से टकराता था। इससे गूफी की हमेशा की तरह ठंडी अभिव्यक्ति थोड़ी सी टूट गई। इसके अलावा ये सूक्ष्म और अस्पष्ट शारीरिक संपर्क इतना नाजुक था कि इससे गूफी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ पल के लिए उसका दिमाग खाली हो गया और उसने महसूस किया कि उसकी धड़कन अनियमित हो गई है। लेकिन उसने जल्दी ही इसका पता लगा लिया। यून यून इस तरह से व्यवहार कर रही थी क्योंकि वह जुनेर के पहले के शब्दों से नाराज थी। उसका वर्तमान व्यवहार जानबूझकर जुनेर को भड़काने के लिए था। तुम दोनों कैसे? गूफी और यून यून के बीच अंतरंग बातचीत को देखकर जुनेर स्तब्ध रह गई। जुनेर ईर्ष्या महसूस कर रही है। भावना स्तर जोड़ 100। उसने अपना पैर पटका, उसकी ईर्ष्या तीव्र हो गई और वह स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गई। गूफी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के व्यक्ति होगे। हम अभी अभी अलग हुए हैं और तुम्हारा पहले से ही एक नया प्रेमी है। तुम मुझे क्या समझते हो? जुनेर को गुस्सा आ रहा है। भावना स्तर जोड़ 100। ईर्ष्या, गुस्सा। सिस्टम ने गूफी को जुनेर के भावनात्मक परिवर्तनों के बारे में ईमानदारी से सूचित किया। उसकी बेवजह ईर्ष्या, उसके बाद फिर से गुस्सा और ईर्ष्या सुनकर गूफी को और भी अधिक घृणा महसूस हुई। जुनेर हमेशा दिखावा करने वाली रही है, अभी वह सिर्फ अधिकार जता रही थी। ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में उसकी परवाह करती थी। वह बस यह नहीं देखना चाहती थी कि एक आदमी जो कभी उसे इतना प्यार करता था, उसके पास इतनी जल्दी दूसरी महिला हो, और वह महिला सुंदरता के मामले में भी उसके बराबर थी। गूफी जानती थी कि भले ही जुनेर अभी बहुत गुस्से में लग रही थी, ऐसा अभिनय कर रही थी जैसे कि वह वास्तव में उसकी परवाह करती है, लेकिन जैसे ही उसका प्रिय ज़ियाओयान सामने आया, जुनेर पूरी तरह से वह सब कुछ भूल जाएगी जो उसने अभी कहा था। वह तुरंत खुद को ज़ियाओयान की बाहों में फेंक देती, इन मामलों के बारे में दूसरा विचार भी नहीं करती। ज़ियाओयान हमेशा जुनेर के दिल में सबसे पहले था और गूफी को अब प्रतिस्पर्धा करने की परवाह नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं हमारी शादी के दौरान धोखा देने में तुमसे बेहतर हूँ। गूफी ने जुनेर को हल्के से व्यंग्य से देखा और धीमी आवाज में बोला। उसके शब्द अभी भी तिरस्कार और घृणा से भरे हुए थे, जुनेर की भावनाओं के प्रदर्शन से अपरिवर्तित। गूफी जुनेर की लगातार गड़बड़ी और नखरों से तंग आ चुका था। प्यार के फिल्टर के बिना वह जुनेर को एक बिगड़ेल लड़की से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। भले ही उसका यून यून के साथ वास्तव में कुछ चल रहा था, वे पहले से ही तलाकशुदा थे। वह जिससे चाहे प्यार करने के लिए स्वतंत्र था, इसका जुनेर से क्या लेना देना था? उसे रंगे हाथों पकड़ने का नाटक क्यों करें और एक पत्नी की तरह दिल टूटने का नाटक करते हुए उससे सवाल क्यों करें? क्षमा करें, मेरा पहले यह मतलब नहीं था। जुनेर और गूफी के बीच बातचीत सुनकर यून यून को आखिरकार उनके रिश्ते का एहसास हुआ और उसने गूफी से माफी मांगी। उस पल उसे एहसास हुआ कि गूफी और जुनेर के बीच का रिश्ता जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा जटिल था। लेकिन अभी अभी उसने गूफी के जरिए अपना गुस्सा पूरी तरह से बाहर निकाला था। जुनेर के ईर्ष्यालु और गुस्से वाले भाव को देखकर यून यून को एक अविश्वसनीय संतुष्टि का एहसास हुआ और वह जीत की खुशी में अपने होठों को सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। अब जब उसका गुस्सा शांत हो गया था, तो उसने गूफी की बांह छोड़ दी। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पिछली हरकतें कितनी साहसी थी। ऐसा लग रहा था कि गूफी की हरकतें कितनी साहसी थी। हाथ उसके शरीर के किसी संवेदनशील हिस्से के संपर्क में आ गया था। यून यून शर्म महसूस कर रही है। भावना स्तर जोड़ 100। इस बारे में सोचते हुए यून यून का चेहरा गुफा से बाहर निकलने के समय से भी ज्यादा लाल हो गया और उसकी गर्दन तक हल्की लाली फैल गई। यहाँ तक कि उसे भी अपनी पिछली हरकतों का पूरा अंदाजा नहीं था। ये सिर्फ जुनेर को नाराज करने के लिए नहीं था। इसका एक बड़ा कारण ये था कि उसने गूफी के लिए कुछ अजीब भावनाएं विकसित कर ली थी। यून यून उस तरह की महिला नहीं थी। वह आमतौर पर अलग थलग और नेक थी, कभी भी ऐसी चीजों से परेशान नहीं होती। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वह नाराज नहीं होती, भले ही जुनेर ने उससे ऐसी बातें कही हों। वह किसी दूसरे आदमी की बांह नहीं पकड़ती या ऐसे इश्कबाजी भरे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करती। और जहां तक उनके अंतरंग अस्पष्ट संपर्क की बात है, क्या यून यून वास्तव में इसके बारे में अनजान थी या उसने चुपके से ऐसा होने दिया था? दूसरी तरफ गूफी के तीखे शब्दों से आहत होकर जुनेर पहले ही चुप हो चुकी थी। वह सबसे संवेदनशील थी और गूफी की आंखों में जो घृणा और तिरस्कार उसने देखा, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। पहले वह हमेशा गूफी को नीची नजर से देखती थी, कब उसकी नजरें सिर्फ नकारात्मक भावनाओं से भर गई थी। उसने आह भरी, खुद को अतीत के लिए कुछ उदासीन पाते हुए। लेकिन जल्दी ही जुनेर को एहसास हुआ कि वह क्या सोच रही थी। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपने होंठ काटे और असंतोष के साथ गूफी को घूरा। मिस यंग मास्टर गूफी शायद उस युवती की सील तोड़ने में मदद कर रहे थे। लिंग यंग किनारे से देख रहा था, उसे स्थिति की स्पष्ट समझ थी। उसने यून यून की आभा में कुछ बदलाव देखे और जुनेर को समझाया। तो बस इतना ही, वे वहां कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे थे। ये सुनकर जुनेर को सच्चाई का एहसास हुआ। वह जल्दबाजी में पहले कहे गए कठोर शब्दों के लिए खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सकी। आखिरकार यून यून के रूप और व्यवहार ने वास्तव में जुनेर को कुछ हद तक खतरा महसूस कराया था। मुझे माफ कर दो गूफे, जुनेर ने माफी मांगने की योजना बनाई। लेकिन गूफे को अभी उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने शेर राजा की ओर रुख किया और पूछा, शेर राजा, क्या आपको कुछ और तैयार करने की जरूरत है? मास्टर, मुझे अपने बच्चे की सबसे ज्यादा चिंता है जो अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है। अगर मैं चला गया तो मुझे डर है कि आसपास के जादुई जानवर मेरे बच्चे पर हमला कर सकते हैं। शेर राजा ने अपनी चिंता व्यक्त की। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके बच्चे की गुफा में एक मुहर लगा दूंगा। कुछ सालों में जब ये साथ में मौजूद एमेथिस्ट शेर जनसार से पूरी तरह से ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, तो आप फिर से मिल जाएंगे। शेर राजा की गुफा में जाने से पहले गूफे ने शांति से जवाब दिया। यून यून अकेले जुनेर और लिंगियन का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने युद्ध के पंख फैलाए और गूफी का पीछा किया।
अपने बच्चे को युवा गुरु गूफी को सौंपने के बाद उसने गुफा पर मुहर लगाना शुरू कर दिया। अपनी ताकत के साथ जब तक कि कोई अत्यंत शक्तिशाली डू पूर्वज या डू वेनेरेट विशेषज्ञ हस्तक्षेप न करे, मुहर बरकरार रहेगी। इसके बाद गूफी ने एमेथिस्ट विंग लैंड किंग पर सवार हो गई। विशाल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में छठे दर्जे के जादुई जानवर को सवारी के रूप में रखना अधिक सुविधाजनक होगा। हालांकि यह उड़ने जितना तेज नहीं था, लेकिन ये पर्याप्त था। अलविदा, अगर भविष्य में अवसर मिलता है तो मैं इस एहसान का बदला चुकाऊंगी। यून यून अनिच्छुक महसूस कर रही है। भावना स्तर जोड़ 100 यून यून ने अनिच्छा की भावना महसूस करते हुए गूफी को अलविदा कहा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। ये पहली बार था जब किसी पुरुष के प्रति ऐसी अजीब भावनाएं विकसित हो रही थी। अध्याय 35, क्या तुम मुझे दूर भेजने की कोशिश कर रहे हो? यून यून से अलग होने के बाद गूफी का दिमाग पूरी तरह से ज़ियाओई जियान से जल्दी मिलने पर केंद्रित था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह छोटी घाटी में अकेली कैसे रह रही होगी। एमेथिस्ट विंग लैंड किंग की पीठ पर सवार होकर वह छोटी घाटी की ओर तेजी से बढ़ा जहां ज़ियाओई जियान थी। ऐसा लगता है कि मैंने उसे फिर से गलत समझा। जुनेर, जिसने गूफी और यून यून को अलग होते देखा था और उनकी बातचीत सुनी थी, को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर गूफी को गलत समझा होगा। पहले जो ईर्ष्या उसे महसूस हुई थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई और उसने अपना निचला होंठ काट लिया। जुनेर को आत्मग्लानि महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 100। उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, ये सोचकर कि क्या वह पहले ही बहुत आगे निकल गई थी और उसने गूफी से मिलकर चीजों को स्पष्ट करने के बारे में सोचा। लेकिन एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। जुनेर जानती थी कि गूफी अब उसे बहुत नापसंद करती है और उसके आसपास नहीं रहना चाहती। एक लंबी सांस के बाद उसने आखिरकार देखा कि गूफी की आकृति बिना एक कदम भी आगे बढ़े दूर से एक चमकते हुए तारे की तरह नजरों से ओझल हो गई। इसे भूल जाओ, मुझे पहले भाई ज़ियाओ यान को ढूंढना चाहिए। कौन जानता है कि वह अपने आप में कैसा कर रहा है। लिंग यंग ने चुपचाप उसका पीछा किया और उन दोनों ने पहाड़ों में ज़ियाओ यान की तलाश फिर से शुरू कर दी, बिना पहले की अराजकता का जिक्र किए। इस समय छोटी सी घाटी में ज़ियाओई जियान आधे दिन से गूफी का इंतजार कर रही थी। अगर यह अतीत होता तो वह इतनी ऊर्जा से भरपूर और खूबसूरत जगह पर अकेले लंबा समय बिता सकती थी। लेकिन अब गूफी का इंतजार करते हुए भले ही सिर्फ आधा दिन, उसका दिमाग उथल पुथल में था। वह चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी थी। जैसे ही कुछ तितलियां हवा में उन्हीं नीचे, ज़ियाओई जियान ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया, उन्हें इधर उधर उड़ते हुए देखा। सूरज की रोशनी नीचे की ओर झुकी हुई थी, जिससे उसके नाजुक चेहरे पर छाया पड़ रही थी। गूफी का सामना करते समय उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट गायब थी। छोटी घाटी में आधे दिन तक इंतजार करने के दौरान उसकी अभिव्यक्ति कुछ उदास रही। जैसे ही उसने अपने छोटे कान के पीछे बालों की कुछ लंटें छिपाई, उसने एक मेडिकल किताब पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और आह भरी। ज़ियाओई जियान कुछ हद तक निराशावादी थी और इस विशाल छोटी घाटी में अकेली होने के कारण वह नकारात्मक चीजों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने इस संभावना पर भी विचार किया कि गूफी ने उसे धोखा दिया होगा और कभी वापस नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या उसे उससे नफरत करनी चाहिए? उसके विचार जटिल थे और उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ी हुई थी, जिससे वह एक नाजुक रूप में दिख रही थी। ज़ियाओई जियान परेशान महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। जैसे ही गूफी घाटी के पास पहुंची, सिस्टम ने उसे उसकी भावनाओं के बारे में सूचित किया। उस समय घर के अंदर की लड़की अभी भी एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्द ही उसे तेज हवा की आवाज सुनाई दी। ज़ियाओई जियान को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा, केवल एक विशाल भयंकर जादुई जानवर को अपने सामने देखा। जानवर बहुत बड़ा था, जिसका शरीर लगभग 7 या 8 मीटर लंबा था, जो बैंगनी क्रिस्टल की एक परत से ढका हुआ था। सूरज की रोशनी में क्रिस्टल चमकते थे, चमकदार रोशनी को दर्शाते थे। जानवर के पास खूनी लाल आंखों वाला एक क्रूर शेर का सिर था, जो एक अजीब बैंगनी चमक उत्सर्जित करता था। इसका विशाल मुंह तीखे नुकीले दांतों से भरा हुआ था। इसके सिर के ऊपर एक सर्पिल सींग था, जिसका आधा हिस्सा आग की तरह लाल था, जिसके सिरे के चारों ओर बैंगनी लपटें घूम रही थी। इसके विशाल शरीर के साथ बैंगनी पंखों की एक जोड़ी थी। जब पंख फड़फड़ाते थे तो बैंगनी लपटें निकलती थी, जो आकाश को घेर लेती थी। 4 मोटे पैर, जो बैंगनी क्रिस्टल से ढके हुए थे, प्रत्येक कदम के साथ शून्य को हिलाते थे, जो इसकी अकल्पनीय शक्ति का संकेत देते थे। विशाल जानवर हवा में खड़ा था, उसका अदृश्य दबाव आसमान से नीचे उतर रहा था, जिससे ज़ियाओई जियान का दिल कांप उठा। ज़ियाओई जियान को डर लगता है। भावना मूल्य जोड़ 100। हालांकि जानवर शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहा था, ये धीरे धीरे जमीन पर उतरा। जब ज़ियाओई जियान ने जानवर की पीठ पर परिचित आकृति को देखा तो उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए, उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। ज़ियाओई जियान को खुशी महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। अपनी लंबी स्कर्ट का हेम उठाते हुए वह जल्दी से भागी। उसकी चांदी की घंटियां बज रही थी क्योंकि जीवंत लड़की गूफी की ओर दौड़ी। एमेथिस्ट विंग लैंड किंग की पीठ से छलांग लगाते हुए गूफी ने कहा, तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें देखने के लिए वापस जाने की जल्दी में था। ये वह पर्वत है जिसे मैंने वश में किया है। क्या तुम इससे डर गए थे? गूफी ने ज़ियाओई जियान से धीरे से बात की, उसकी आवाज कोमल थी। मम, ज़ियाओई जियान ने हल्के से सिर हिलाया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या भाई गूफी मुझे देखने के लिए जल्दी में वापस आ गया? ज़ियाओई जियान को शर्म आ रही है। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी ने अपनी नाक रगड़ी। आधे दिन तक उसे न देखने के बाद उसे ज़ियाओई जियान से बहुत कुछ कहना था। वे दोनों नीलम पंख वाले शेर राजा के पास खड़े होकर बेकार की बातें कर रहे थे। शेर के बड़े रूप ने उन्हें सुविधाजनक रूप से धूप से छाया प्रदान की। उद्धरण चिन्ह ... ये छठी रैंक का जादुई जानवर है। अगर हमें भविष्य में कहीं और जाने की जरूरत है तो ये हमें वहां ले जा सकता है। ज़ियाओई जियान को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। तुमने छठी रैंक के जादुई जानवर को वश में कर लिया। ज़ियाओई जियान को चिंता हुई। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी को देखते ही उसकी आंखें चिंता से भर गईं। जानवर भयंकर लग रहा है। क्या तुम्हें चोट लगी है? चिंता के एक साधारण सवाल ने गूफी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। डू पूर्वज बनने के बाद से वह पहली लड़की थी जिसने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। जुनेर और यून यून जानते थे कि वह मजबूत था, लेकिन कभी नहीं पूछा कि क्या उसे चोट लग सकती है। गूफी की मुस्कान और भी कोमल हो गई जब उसने लड़की के सिर को थपथपाया। बिल्कुल नहीं, मुझे चोट कैसे लग सकती है?
उन दोनों ने छोटी घाटी में 2 और दिन बिताए, शांतिपूर्ण और लापरवाह दिनों का आनंद लिया। गूफी ने कभी छोड़ने का जिक्र नहीं किया, लेकिन जियो यीजियान को गहराई से पता था कि गूफी जैसा असाधारण और महानता के लिए किस्मत वाला व्यक्ति इस एकांत घाटी में लंबे समय तक नहीं रहेगा। उसका दिल बेचैन होने से खुद को रोक नहीं सका। जब गूफी साधना कर रहा था, तो सिस्टम उसे उसकी भावनाओं के बारे में सूचित करता रहा। जियो यीजियान चिंतित महसूस करता है, भावना मूल्य जोड़ 100। जियो यीजियान अनिच्छुक महसूस करता है, भावना मूल्य जोड़ 100। यह मूर्ख लड़की, वह किस बारे में चिंतित है? गूफी ने उसकी भावनाओं में बदलाव देखा। जैसे ही गूफी बोलने वाला था, ज़ियाओ यीजियान ने पहले कहा, भाई गूफी, अगर आपके पास करने के लिए दूसरे काम हैं, तो आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अकेले ही अच्छे से रह सकता हूँ। क्या आप मुझे दूर भेजने की कोशिश कर रहे हैं? गूफी ने परेशान होने का नाटक किया। ज़ियाओ यीजियान घबरा गया, भावना मूल्य जोड़ 100। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ियाओ यीजियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह जगह आपके प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। बाहरी दुनिया ही वह जगह है जहाँ आप वास्तव में हैं। एक, ज़ियाओ यीजियान, अगर मैं कहीं और जाऊँ, तो क्या आप मेरे साथ आने को तैयार होंगे? गूफी ने पूछा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। एक पल के लिए हवा शांत हो गई और गूफी को घबराहट की एक असामान्य भावना महसूस हुई। ज़ियाओ यीजियान ने लगभग तुरंत ही कहा, बिना किसी हिचकिचाहट की सहमति में शामिल हो गए। अध्याय 36, अब से मैं तुम्हें वो सारी गोलियां बनाऊंगा जिनकी तुम्हें जरूरत है। ठीक है, तो अगले कुछ दिनों में खुद को तैयार करो और फिर तुम मेरे साथ जा सकते हो। गूफी ने हाथ बढ़ाया और धीरे से जियो यीजियान के सिर को थपथपाया। उसकी आंखों में एक कोमलता दिख रही थी जो उसने गु क्षेत्र में जुनर से तलाक के बाद से महसूस नहीं की थी। जियो यीजियान शर्मीली महसूस करती है, भावना मूल्य जोड़ 100। उसने गूफी को चुपके से देखा, उसकी आंखों में मुस्कान भर गई। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में। ऑप्टिडिक स्मैश। एक घने जंगल में एक विशाल काले शासक ने एक मुश्किल कोण से एक पवन भेड़िया की कमर पर प्रहार किया। इतने भारी प्रहार से पवन भेड़िया ने एक चीख मारी और जमीन पर गिर गया। लड़ने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियो यान था। वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के किनारे पर प्रतिदिन खुद को प्रशिक्षित कर रहा था, जीवन मरण की लड़ाइयों से गुजर रहा था। इस बार ज़ियाओ यान का सामना एक विंड वुल्फ से हुआ, जो अपनी गति के लिए जाना जाने वाला दूसरा रैंक का जादुई जानवर है, जो उच्च स्तरीय डू मास्टर्स के लिए भी चुनौती बन सकता है। हाल ही की लड़ाइयों से प्राप्त अनुभव के बिना ज़ियाओ यान कभी भी इतनी जल्दी विंड वुल्फ को नहीं मार पाता। हालांकि अपनी जीत के बावजूद ज़ियाओ यान को भी चोटें आईं, उसके हाथ पर घाव से अभी भी खून बह रहा था। लानत है जानवर, ज़ियाओ यान ने पास की एक गुफा की ओर बढ़ते हुए धीरे से शाप दिया। उसने विंड वुल्फ की लाश को इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसका इरादा उसकी गंध से दूसरे जादुई जानवरों को दूर भगाना था, जिससे उसे कुछ राहत मिल सके। दूसरी तरफ जुन एर और लिंग यांग उसके स्थान के करीब पहुंच रहे थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर रुकते ही जुन एर की आंखें चमक उठी, मानो उसे कुछ महसूस हो रहा हो। लिंग यांग ने अपनी आभा से गुफा की सावधानीपूर्वक जांच करने से पहले उसके साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। उसने एक परिचित कमजोर उपस्थिति का पता लगाया। मिस, हमने उसे पा लिया है। 2 दिनों की खोज के बाद जुनर और लिंग यांग ने आखिरकार ज़ियाओ यान को ढूंढ निकाला। वे जल्दी से गुफा में पहुंचे, जहां उन्होंने ज़ियाओ यान को क्रॉस लेग बैठे आंखें बंद करके ध्यान करते हुए पाया। जुनर उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने ज़ियाओ यान की बांह पर सूखे खून और घावों को देखा, तो उसकी खुशी तुरंत चिंता में बदल गई। ज़ियाओ यान ने अपनी आंखें खोली और जुनर को अचानक प्रकट होते देखकर आश्चर्यचकित हो गया। भाई ज़ियाओ यान, क्या तुम ठीक हो? जुनर ने चिंता से पूछा, धीरे से उसकी बांह पर पट्टी बांधते हुए। एक बार फिर से मिलने पर ज़ियाओ यान ने यह नहीं पूछा कि उनके अलग रहने के दौरान जुनर कहाँ था। उसने समझा कि जुनर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ वह इस समय नहीं रह सकता था और उसे उसके साथ रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। उसे और अधिक मेहनत करने की जरूरत थी। जब वे साथ बैठे, तो जुनर ने कोमलता से उसके बांह से खून साफ किया। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से कहा, भाई ज़ियाओ यान, मुझे माफ कर दो। ज़ियाओ यान ने असमंजस में उसकी ओर देखा। किसी ने मेरी वजह से तुम्हें मारने की कोशिश की। यह मेरा परिवार था, मुझे माफ कर दो। जुन ए ने अपनी नजरें नीची कर ली। ज़ियाओ यान की आंखों में आंखें नहीं डाल पाई, लेकिन ज़ियाओ यान ने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके अभी भी युवा चेहरे पर ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया। क्या शक्तिशाली परिवार सोचते हैं कि वे अपनी मर्जी से जान ले सकते हैं? ज़ियाओ यान की आवाज में गुस्से का एक नोट था जिसे वह दबा नहीं सका। अपनी अंगूठी में अभी भी बेहोश याओ लाओ को याद करते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। गु याओ ने बस उसका जिक्र किया था और उसके अधीनस्थ मध्य महाद्वीप के सुदूर उत्तर पश्चिमी हिस्से से आए थे और उसे देखते ही हमला कर दिया। ज़ियाओ यान बेशक गु कबीले के ताकतवर लोगों का सामना नहीं कर सका और बाल बाल बच गया। अगर याओ लाओ ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह मर जाता। ज़ियाओ यान अभी भी गुस्से में था, हालांकि उसने जुन एर को दोष नहीं दिया। वह समझ गया कि जुन एर की रहस्यमय पृष्ठभूमि का मतलब है कि उसका अपनी परिस्थितियों पर बहुत कम नियंत्रण था। ज़ियाओ यान ने फिर अपनी अगली योजना साझा की। जुन एर, मैं जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा हूँ। अपनी ताकत में सुधार करूंगा और आत्मा के घावों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों की खोज करूंगा। अब भी ज़ियाओ यान ने जुन एर को याओ लाओ के अस्तित्व का जिक्र नहीं किया। जुन एर समझ गई और उसने सवाल नहीं किया कि ज़ियाओ यान को अचानक आत्मा के घावों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसे वह रहस्यमय विशेषज्ञ याद आया जो पहले ज़ियाओ यान के साथ था और दोषी महसूस करते हुए उसने गंभीरता से कहा, भाई ज़ियाओ यान, चिंता मत करो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे आत्मा के घावों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ लूंगा। ये सुनकर ज़ियाओ यान को कुछ भावनाएं महसूस हुई और वह सहमत हो गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी थकी हुई दुखी हुई को ठीक करने की कोशिश करते हुए। गुफा में सन्नाटा छा गया। ज़ियाओ यीजियान के साथ घाटी में 2 या 3 दिन और बिताने के बाद गूफी ने आखिरकार फैसला किया कि अब जाने का समय आ गया है। उसने ज़ियाओ यीजियान को एमेथिस्ट विंग लान किंग की पीठ पर बिठाया, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को पार करने की योजना बनाई। गूफी ने ज़ियाओ यीजियान की पतली कमर को पकड़ा और लान किंग की चौड़ी पीठ पर छलांग लगा दी। ज़ियाओ यीजियान अनिच्छुक महसूस करता है, भावना मूल्य जोड़ 100। ऊपर चढ़ने के बाद ज़ियाओ यीजियान ने पीछे मुड़कर छोटी घाटी की ओर देखा।
भाई गूफी, क्या हम भविष्य में यहाँ वापस आ सकते हैं? गूफी ने धीरे से उसके रोएदार सिर को थपथपाया। बेशक, जब भी तुम वापस आना चाहो, मैं तुम्हें साथ लेकर आऊंगा यहाँ। तभी जियो ही जियान ने एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। जल्द ही शेर राजा की पीठ पर एक पारदर्शी ऊर्जा कवच दिखाई दिया। यह उन्हें तेज गति की उड़ान के दौरान तेज हवाओं से बचाने के लिए था। जियामा साम्राज्य में रहने वालों के लिए जो एक खतरनाक यात्रा थी, वह गूफी के लिए कोई चुनौती नहीं थी। निम्न स्तर के जादुई जानवर शेर राजा की आभा को महसूस करते हुए डर गए और उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। गूफी का लक्ष्य जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को पार करना और टैगर रेगिस्तान के पास जियामा साम्राज्य की पूर्वी सीमा तक पहुंचना था। वहां उसने ग्रीन कोर लोड्स फ्लेम और शुद्ध करने वाले राक्षसी लोड्स फ्लेम के दूसरे नक्शे के टुकड़े की तलाश की। कुछ समय तक उड़ान भरने के बाद गूफी ने जेड की बोतल से एक गोली निकाली, जिसका इरादा शेर राजा को उसकी ऊर्जा बहाल करने के लिए खिलाना था। तो यह एक गोली है। यह उस खुरदरे तरीके से कहीं ज्यादा परिष्कृत है जिस तरह से मैंने औषधीय तत्वों को साधारण लिप्टों के साथ मिलाने की कोशिश की है। जियाओ यीजियान ने गोली की चिकनी सतह और चमक की प्रशंसा की। हर किसी को कीमियागर होने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ मैं आपकी जरूरत की कोई भी गोली बना सकता हूँ। गूफी ने धीरे से कहा, ये जानते हुए कि जियाओ यीजियान ने कभी कीमियागर बनने का सपना देखा था, लेकिन अपनी असंगत विशेषताओं के कारण ऐसा नहीं कर सकी। जियाओ यीजियान को छुआ गया। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी के शब्दों को सुनकर जियाओ यीजियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसकी आंखें खुशी से भरी थी। आखिरकार उसे यह एहसास हो गया था कि वह कीमियागर नहीं बन सकती। कई दिनों की उड़ान के बाद नीलम पंखों वाला शेर राजा आखिरकार रेगिस्तान के किनारे पर पहुंच गया। शायद रेगिस्तान के नजदीक होने के कारण यहाँ का मौसम शुष्क और गर्म था। चिलचिलाती हवा से गुजरने वाले यात्रियों को बहुत पसीना आ रहा था। तेज धूप ने जमीन को पका दिया, जिससे उसमें से दमघोटू गर्मी निकल रही थी। बढ़ती गर्मी के कारण दृश्य धुंधला और विकृत हो गया। दूर से पूरा रेगिस्तान विकृत लग रहा था। अध्याय 37। क्या मैं हो सकता था उजागर? नीलम पंखों वाला शेर राजा रेगिस्तान के किनारे पर कुछ देर के लिए रुका, जहां आसपास का मौसम असहनीय रूप से गर्म था। बहुत गर्मी है। सुरक्षात्मक अवरोध के बिना लिटिल फेरी डॉक्टर के माथे पर लगातार पसीने की बूंदें बन रही थी और उसके बैंगनी बाल गीले और चिपचिपे हो गए थे। उसे साफ सुथरा रहना पसंद था, लेकिन गूफी को गहरी सोच में डूबा देखकर वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने चुपचाप अपने हाथ से खुद को पंखा झला। हालांकि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, फिर भी कुछ चूक हो गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो कपड़े पहने थे वे थोड़े मोटे थे, जो किंगशान टाउन के वसंत जैसे मौसम के लिए उपयुक्त थे। लेकिन यहाँ असहनीय गर्मी थी। गूफी ने उसकी ओर देखा और अपने हाथ की एक लहर के साथ डूकी हुई की एक बाधा ने उन दोनों को घेर लिया। जैसे जैसे मौसम अधिक सहनीय होता गया, उसे जल्दी ही बहुत अधिक सहज महसूस होने लगा। लिटिल फेरी डॉक्टर खुश महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। कुछ समायोजन करने के बाद नीलम पंख वाले शेर राजा गूफी के गंतव्य की ओर बढ़ते हुए आकाश में वापस उड़ गए। उनका पहला पड़ाव स्टोन डेजर्ट सिटी था, जहां है बोडोन, जिसकी खेती रानी मेडुसा द्वारा सील कर दी गई थी, छिपा हुआ था। जैसे जैसे पीला शहर धीरे धीरे नजर आने लगा, गूफी ने गति धीमी नहीं की और सीधे नीलम पंख वाले शेर राजा को उस ओर उड़ने का आदेश दिया। शेर राजा की पीठ पर बैठी लिटिल फेरी डॉक्टर दूर के शहर को बेहतर ढंग से देखने के लिए उत्साह से आगे झुकी। उसकी पुतलियां उत्साह में फैल गईं और वह लगभग बहुत दूर झुक गई। लिटिल फेरी डॉक्टर उत्साहित महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। भाई गूफी, रेगिस्तान का नजारा बहुत खूबसूरत है। रेगिस्तान में शहर देखने का यह मेरा पहला मौका है। उसने असहाय होकर उसे पीछे खींच लिया। सावधान रहना, अगर तुम गिरे तो मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुंह बनाया और आज्ञाकारी ढंग से पीछे बैठ गई, हालांकि उसकी निगाह नीचे के दृश्य पर ही टिकी रही। उसकी भौहें ऊपर उठी और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी लाली फैल गई। लिटिल फेरी डॉक्टर को शर्म आ रही है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। भाई गूफी, उन लोगों ने इतने हल्के कपड़े क्यों पहने हैं? उसने उसकी निगाह का अनुसरण किया। उसकी आंखें भी जिज्ञासा से भर गईं। हालांकि उसने मूल कहानी में इसके विवरण पढ़े थे, लेकिन पहली बार इसे व्यक्तिगत रूप से देखना अभी भी एक नया अनुभव था, ठीक वैसे ही जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए था। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते गए, सड़कों पर लोगों की संख्या बढ़ती गई। ज्यादातर पुरुष शर्टलेस थे। उनकी गहरी त्वचा एक खुरदरी, मर्दाना आभा बिखेर रही थी। मोहक कांसे की त्वचा वाली महिलाएं साम्राज्य के भीतर आरक्षित महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक बोल्ड तरीके से कपड़े पहनती थीं। साम्राज्य की शर्मीली, विनम्र महिलाओं के विपरीत इन रेगिस्तानी महिलाओं ने चमड़े के तंग कपड़े पहने थे जो मुश्किल से उनकी छाती और नीचे के क्षेत्र को ढकते थे। उनकी पतली कमरें साहपूर्वक उजागर थीं और उनके लंबे सुडौल पैर केवल आंशिक रूप से छोटी स्कर्ट या शॉर्ट्स द्वारा ढके हुए थे, जो चलते समय एक मोहकले के साथ लहरा रहे थे। शैली आधुनिक फैशन की याद दिलाती थी। गूफी, जो अधिक रूढ़िवादी पोशाक के आदी थे, इन साहसी कपड़े पहने महिलाओं को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। लिटिल फेरी डॉक्टर ईर्ष्या महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और अपने होंठ काट लिए, गुस्से में दूर हो गई। अगले ही पल गूफी ने अपनी नजर खींची। पीछे हटते हुए, असहाय होकर आहें भरते हुए उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को मनोरंजन के भाव से देखा। उसने खुद से कहा, ये वास्तव में कुछ खास नहीं है। हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत सुंदर है। लिटिल फेरी डॉक्टर को गर्व महसूस होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीरे से फुफकारते हुए पीछे मुड़कर देखा। वे चंचल तरीके से मजाक करते रहे। लिटिल फेरी डॉक्टर पीले शहर को देख रहे थे जो अब दूर से पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। शहर के अंदर अद्वितीय रेगिस्तानी शैली की वास्तुकला दिखाई दी, जिसमें एक के बाद एक अनोखी इमारतें उनकी नजर को आकर्षित कर रही थी। शहर के द्वार के ऊपर दीवार पर 3 बड़े हल्के लाल अक्षर उकेरे गए थे, जो दूर से खून की प्यास का हल्का सा भाव प्रकट कर रहे थे। स्टोन डेजर्ट सिटी। गूफी ने मुस्कुराते हुए धीरे से नाम बुदबुदाया। जैसे ही एमेथिस्ट विंग लैंड किंग करीब आया और धीरे धीरे नीचे उतरा, एक बार के ढीले शहर के पहरेदार और बाहर से गुजरने वाले लोग डर से भर गए। गू राव को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। मोशा को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। नीलम पंख वाले शेर राजा जैसे विशाल जीव ज्यादातर लोगों को शायद ही कभी दिखाई देते हैं। गूफी की आंखें शांति से उन पर घूम गईं और कुछ ही देर बाद शेर राजा शहर के ऊपर रुक गया। फिर उसने लिटिल फेरी डॉक्टर की कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और आसमान से उतरकर शहर में उतरा।
शहर के पहरेदार, जो आमतौर पर कमजोरों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं, अब उसे घबराहट से देखते हैं, बिना कुछ बोले पीछे हट जाते हैं। उसके आने से शहर में भारी हलचल मच गई। युआन जिंग को झटका लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। हुआन लियान को प्रशंसा महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। रेगिस्तान अलग थलग था। बाहरी लोग शायद ही कभी अंदर आते थे और स्थानीय लोग शायद ही कभी बाहर जाते थे। यहाँ के लोगों ने कभी ऐसा भव्य प्रदर्शन नहीं देखा था। एक युवक जो केवल 16 या 17 साल का लग रहा था, उसके पास न केवल इतना भयानक उड़ने वाला जानवर था, बल्कि वह खुद भी आकाश में उड़ सकता था। यह अविश्वसनीय था। छोटी परी डॉक्टर ने धीरे से हंसी। इन लोगों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी थी जब उसने पहली बार गूफी की शक्ति देखी थी। ये पूरी तरह से समझ में आने वाली बात थी। आखिरकार कोई भी ऐसी प्रतिभा को देखकर चौंक जाएगा। गूफी ने एक पल के लिए रुककर एक राहगीर को पुकारा। माफ कीजिए, मुझे नक्शे बेचने वाली दुकान कहाँ मिल सकती है? राहगीर ने इस शांतचित्त युवक को विशालकाय जानवर से नीचे कूदते और बिना किसी प्रयास के जमीन पर गिरते देखा था। उसने मना करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत शहर की सबसे अच्छी नक्शा दुकानों के लिए दिशा निर्देश दिए। पहले कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। दिशा निर्देश मिलने के बाद गूफी अपने गंतव्य की ओर नहीं भागा। इसके बजाय उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को भोजन के लिए शहर के एक रेस्तरां में ले जाने की योजना बनाई। आखिरकार वे लंबे समय से यात्रा कर रहे थे और जबकि वह ठीक था, लिटिल फेरी डॉक्टर अपने कम साधना स्तर के साथ शायद भूखी थी। उस समय शेर राजा अभी भी शहर के ऊपर मंडरा रहा था, जिससे निवासियों में बहुत डर पैदा हो रहा था। कई भयभीत निगाहें विशाल जानवर पर ऊपर की ओर डाली गईं। हालांकि जानवर शांत लग रहा था, लेकिन नीचे के लोग डर गए थे। हालांकि उसने हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर तलवार लटक रही हो। वे कैसे नहीं डर सकते थे? लिटिल फेरी डॉक्टर ने गूफी से बात करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। शायद हमें शेर राजा को बाहर इंतजार करने देना चाहिए। ये यहाँ के लोगों को डरा रहा है। ठीक है, ये सुनकर गूफी ने सिर हिलाया। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने इसका उल्लेख किया था, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। उसने शेर राजा को एक मानसिक आदेश भेजा, उसे शहर के बाहर चक्कर लगाने का निर्देश दिया। जब गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर एक रेस्टोरेंट में अपने भोजन का आनंद ले रहे थे, तो शहर की एक पुरानी दुकान से एक बूढ़ा आदमी निकला जिसके सिर पर सफेद बाल थे। उसने छठी श्रेणी के उड़ने वाले जानवर को भी देखा था और उसे देखते हुए वह गहरी सोच में खो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुझे खोज लिया हो? अध्याय 38। क्या तुम अपना बाकी जीवन ऐसे ही बिताना चाहते हो? नहीं, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। इस विचार के मन में आने के बाद बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास था कि अगर किसी ने उसे यहाँ छिपे हुए पाया होता तो वे सीधे उसके पास आ जाते। फिर भी एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय के बाद भी उसके घर पर कोई हलचल नहीं थी। इस बीच शहर में हलचल धीरे धीरे कम हो गई थी, क्योंकि नीलम पंख वाला शेर राजा शहर से उड़ गया था। इसके साथ ही बूढ़े आदमी ने अपनी चिंताओं को दूर कर दिया। क्या तुम्हारा पेट भर गया है? एक रेस्टोरेंट की बालकनी पर गूफी ने मुस्कुराते हुए पूछा, उसके सामने लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए। हाँ, मेरा पेट भर गया है। छोटी परी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर अपने मुंह के कोने से तेल के हल्के दाग पोंछने के लिए रुमाल निकाला। उनकी बातचीत सरल थी, फिर भी यह सादगी ही थी जो उनके रिश्ते की प्रगति को दर्शाती थी। उनके बीच की शुरुआती असहजता दूर हो गई थी, उसकी जगह एक सहज और सहज माहौल ने ले ली थी। यह एक ऐसी बातचीत थी जो सुकून देती थी। अब मेरे साथ नक्शा खरीदने के लिए आओ। गूफी खड़ी हुई और लिटिल के साथ रेस्तरां से बाहर चली गई। परी डॉक्टर। वे एक विचित्र दुकान पर पहुंचने से पहले कई गलियों से गुजरे। दुकान का नाम प्राचीन नक्शेत था और अधिक शानदार और दिखावटी दुकानों के विपरीत इसमें पुरानी दुनिया के आकर्षण का एहसास था। गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर एक साथ दुकान में चले गए। अंदर बहुत जगह नहीं थी और दो चांद के पत्थरों की हल्की चमक जगह को रोशन कर रही थी। दुकान काफी शांत थी, अंदर बहुत कम लोग नक्शे खरीद रहे थे। गूफी की नजर कमरे में घूमी और काउंटर के पीछे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो सावधानी से नक्शे पर काम कर रहा था। बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से काफी बूढ़ा था, उसके सिर पर सफेद बाल थे, लेकिन काली कलम पकड़े हुए उसका हाथ अभी भी स्थिर और मजबूत था। ऐसा लगता है कि यह है बोडोंग है। गूफी मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन वह सीधे काउंटर के पास नहीं गया। उस समय गूफी ने अपनी आभा को दबा दिया था, इसलिए एक बार शक्तिशाली डू सम्राट रहे हैं बोडोंग को भी गूफी की उपस्थिति का एहसास नहीं हो सका। इस प्रकार उनका प्रवेश किसी का ध्यान नहीं गया। गूफी फिर दुकान के कोने में एक पुरानी लकड़ी की शेल्फ पर चले गए। शेल्फ स्पष्ट रूप से प्राचीन थी, सड़ती हुई लकड़ी से ढकी हुई थी और छेदों से भरी हुई थी। उस पर पीले पड़ चुके नक्शों का ढेर पड़ा था, जिनमें से कुछ पर क्षति के निशान थे, जैसे कि वे नक्शा बनाने के असफल प्रयास थे। ये वही था जिसकी गूफी तलाश कर रहे थे। उन्होंने लापरवाही से पीले पड़ चुके नक्शों को पलटा और एक हल्की बासी गंध ने उन्हें थोड़ा उदास कर दिया। अगले ही पल असफल नक्शों के ढेर से एक छोटा फटा हुआ नक्शा हथेली के आकार का गिर गया। ये यहाँ है। गिरे हुए नक्शे के टुकड़े को देखकर गूफी को आश्चर्य नहीं हुआ, उन्होंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। नक्शे का टुकड़ा शुद्ध करने वाले राक्षसी लोट संत की विरासत का एक हिस्सा था, जिसे इकट्ठा करने पर तीसरे दर्जे की स्वर्गीय ज्वाला के प्रकट होने पर उसका मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यह क्या है? ये किसी तरह के खजाने के नक्शे जैसा दिखता है, लेकिन ये पूरी तरह से अधूरा है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने गूफी के हाथ में रखे नक्शे पर नजर डाली। उसे जिज्ञासा हुई कि वह ऐसा कुछ क्यों उठाएगा। हे, यह एक मूल्यवान वस्तु है। गूफी मुस्कुराया, लेकिन आगे कुछ नहीं बताया। इसके बजाय वह नक्शे के टुकड़े को काउंटर पर ले गया और बूढ़े आदमी से पूछा, सर, क्या आपके पास इस नक्शे के कोई और टुकड़े हैं? गूफी जानता था कि है बोडोंग के पास इस नक्शे का एक और टुकड़ा था। इसे सालों पहले हासिल करने और इसे समझने में विफल रहने के बाद उसने अपने टुकड़े को दो भागों में विभाजित कर दिया था। जैसे ही गूफी ने बोलना समाप्त किया, काउंटर के पीछे बूढ़ा आदमी आखिरकार नक्शा बनाने में रुक गया और तेजी से ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक उग्रता थी और उसके बाएं गाल से उसकी आंख के कोने तक एक निशान था, जो उसे एक खतरनाक रूप दे रहा था, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर सहज रूप से गूफी के कपड़ों से चिपक गया। डरो मत। गूफी ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और धीरे से उसके सिर को थपथपाया। क्या तुमने यह नक्शा टुकड़ा पहले देखा है? बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा। हाय बोडोंग को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 8 हाँ, मैंने इसे पहले भी देखा है। क्या आप मुझे यह नक्शा बेचने पर विचार करेंगे? गूफी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। उसके स्वर में बहस के लिए कोई जगह नहीं थी।
सर, अगर आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं तो आप अपनी कीमत बता सकते हैं, गूफी ने जोर देकर कहा, हाई बोरोन के इनकार से विचलित हुए बिना। वह नक्शे के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। युवक, इस नक्शे के टुकड़े की लालसा करना बंद करो। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसे चुराने के बारे में सोचना भी मत। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बूढ़े व्यक्ति ने उसे खारिज करते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे डर नहीं था कि गूफी नक्शा जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर सकता है। भाई गूफी, चूंकि सज्जन इसे न बेचने पर अड़े हुए हैं, तो चलो बस चलते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर ने मासूमियत से कहा। वह नहीं चाहती थी कि गूफी बूढ़े आदमी के साथ किसी विवाद में पड़े और उसे विश्वास नहीं था कि गूफी बल का सहारा लेगा। चिंता मत करो, वह अपना मन बदल लेगा। गूफी ने उसे देखकर मुस्कुराया, फिर बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा। क्या ये सही नहीं है, पूर्व सम्राट? आप कौन हैं? जैसे ही गूफी के शब्द गूंजे, बूढ़े आदमी की आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक उठी और पूरे कमरे में एक शक्तिशाली आभा फैल गई। हाई बोरोन को सदमा और संदेह महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 8-0। क्या हो रहा है? इस अचानक परिवर्तन ने लिटिल फेरी डॉक्टर को चौंका दिया, लेकिन गूफी की ताकत को जानते हुए वह बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थी। इस बीच गूफी ने उसे बूढ़े आदमी की ठंडी ऊर्जा से बचाने के लिए एक गर्म आभा जारी की। युवक, ऐसा लगता है कि तुम अपनी क्षमताओं के बिना नहीं हो, बूढ़े आदमी ने टिप्पणी की। आश्चर्यचकित था कि गूफी उसकी आभा से अप्रभावित रही। तो आपका निर्णय क्या है, सर? गूफी ने पूछा, बिना किसी परेशानी के, एक हल्की मुस्कान के साथ। मैंने पहले ही कहा है, मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगा। यदि आप इसे जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं, तो मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए दोष न दें। बूढ़े आदमी का स्वर शांत लेकिन दृढ़ था, क्योंकि ठंडी डूबी हुई ने उसे घेर लिया था। इस समय लिटिल फेरी डॉक्टर चुपचाप एक तरफ खड़ी थी, हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। क्या होगा अगर मैंने कहा कि मैं आपके शरीर पर लगी सील को हटा सकता हूँ? क्या आप इस पर विचार करेंगे, या फिर तुम अपना बाकी जीवन इस सुदूर सीमावर्ती शहर में मात्र नक्शा बेचने वाले के रूप में बिताने का इरादा रखते हो? अध्याय 39। क्या इस दुनिया में वास्तव में ऐसा कोई राक्षस हो सकता है? क्या तुम वास्तव में मेरी सील तोड़ सकते हो? ये सुनकर गूफी के शब्दों को सुनकर हाई बोरोन की आंखें अनिश्चितता से चमक उठी, जो स्पष्ट रूप से कुछ हिचकिचाहट दिखा रही थी। हाई बोरोन हिचकिचाहट महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। क्या तुम जानते भी हो कि मुझ पर मुहर किसने लगाई? हालांकि हाई बोरोन ने तुरंत अपनी आंखों में उपहास का भाव दिखाते हुए कहा, तुम अभी एक युवा हो और तुम ये दावा करने की हिम्मत करते हो कि तुम एक ऐसी मुहर तोड़ सकते हो जिसने मुझे दशकों तक परेशान किया है। हाई बोरोन तिरस्कारपूर्ण और संदिग्ध महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हें समझाने के लिए मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। हाई बोरोन की उपहास सुनकर गूफी ने ठहाका लगाया और अपना सिर हिलाया। उस पल उसने जानबूझकर अपनी आभा को छिपाना बंद कर दिया। उसके अंदर से एक प्रभावशाली उपस्थिति निकली, जिसने तुरंत हाई बोरोन को अपनी जगह पर जमने पर मजबूर कर दिया। उसकी पुतलियां फैल गईं। ये कैसे संभव है? यह आभा रानी मेडुसा भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी। हाई बोरोन को झटका लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। इस युवा में इतनी कम उम्र में इतनी भयानक ताकत है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में मेरी सील तोड़ने में सक्षम हो सकता है। हाई बोरोन के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी, हालांकि उसे गूफी के प्रति बढ़ती आशंका भी महसूस हुई। ऐसी राक्षसी प्रतिभा उसकी कल्पना से परे थी। हाई बोरोन को उम्मीद और आशंका दोनों महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बूढ़े आदमी। चूंकि मैंने एक व्यापार की पेशकश की है, इसलिए मैं डकैती का सहारा नहीं लूंगा। हाई बोरोन की भावनाओं को समझते हुए गूफी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर हाई बोरोन ने राहत की सांस ली। अगर गूफी ने इसे जबरदस्ती लेने का इरादा किया होता, तो वह कुछ नहीं कर सकता था। गूफी ने जो आभा भी प्रकट की थी, वह इतनी जबरदस्ती की सील के बिना भी हाई बोरोन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। युवा मित्र, ईमानदारी से कहूं तो मैं कभी जिया मा साम्राज्य के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक था, है बोरोन। आपने शायद मेरे बारे में सुना होगा, है ना? गूफी को संबोधित करने का है बोरोन का तरीका लड़के से बदलकर युवा मित्र हो गया था, और बोलते समय वह कुछ उम्मीदें रखता हुआ लग रहा था। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, बर्फ सम्राट की प्रतिष्ठा काफी शानदार है। ये सुनकर गूफी ने सिर हिलाया। गूफी की प्रतिक्रिया पर है बोरोन के चेहरे पर गर्व की झलक दिखी। उसने मन ही मन सोचा, इतने सालों तक छिपे रहने के बाद भी मेरी प्रसिद्धि अभी भी साम्राज्य में बनी हुई है। तो आप वास्तव में कहाँ से हैं, युवा मित्र? है बोरोन ने पूछना जारी रखा। मैं जियामा साम्राज्य से नहीं हूँ, गूफी ने सीधे उत्तर दिया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि टैगर रेगिस्तान में एक स्वर्गीय ज्वाला प्रकट हुई है, इसलिए मैं उसे खोजने आया हूँ। उसके बगल में लिटिल फेरी डॉक्टर को इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ। गूफी ने पहले ही उसे स्वर्गीय ज्वाला की अपनी खोज के बारे में बताया था। मैं समझ गया। ये सुनकर हाई बोरोन विचारमग्न हो गया। उसे गूफी की बातों पर संदेह नहीं हुआ। आखिरकार जियामा साम्राज्य जैसी जगह पर गूफी जैसा राक्षस पैदा होने की संभावना नहीं थी। शायद केवल विशाल केंद्रीय मैदान ही ऐसे विलक्षण व्यक्ति को जन्म दे सकता है। युवा मित्र, तुमने अभी कहा कि तुम मेरी सील तोड़ने को तैयार हो। क्या तुम गंभीर हो? अगले ही पल हाई बोरोन ने आखिरकार अपनी सील का मामला उठाया। बेशक, गूफी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हाई बोरोन की सील रानी मेडुसा ने लगाई थी। इसे तोड़ने के लिए कोई उच्च स्तरीय मारक गोली का उपयोग कर सकता था या सील को जबरन तोड़ सकता था। गूफी की वर्तमान ताकत के साथ सील को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। बहुत बढ़िया, अगर तुम वाकई मेरी सील तोड़ सकते हो तो ये बचा हुआ नक्शा तुम्हारा है। इसके अलावा दशकों तक यहाँ रहने के बाद मैं तुम्हें कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में स्वर्गीय ज्वाला के बारे में कुछ जानकारी भी दे सकता हूँ। गूफी का सकारात्मक जवाब पाकर हाई बोरोन ने भी अपनी ईमानदारी दिखाई। सिर्फ यह एक बचा हुआ नक्शा ही काफी नहीं होगा। हाई बोरोन द्वारा अपनी शर्तें पेश करने के बाद गूफी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, इस नक्शे के एक तरफ कुछ निशान हैं जो दूसरे से अलग हैं। ये स्पष्ट है कि नक्शा 2 भागों में विभाजित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे में न केवल अपार शक्ति होगी बल्कि वह इतना सावधान भी होगा। गूफी के शब्दों को सुनकर हाई बोरोन के हाव भाव थोड़े बदल गए। एक बार फिर उसे आश्चर्य हुआ। हाई बोरोन को झटका लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। युवा मित्र, तुम सही हो। यह नक्शा वास्तव में 2 भागों में विभाजित था। मैंने दूसरा भाग छिपा दिया है। यदि तुम मेरी सील तोड़ते हो तो मैं तुम्हें दूसरा बचा हुआ नक्शा भी दे दूंगा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद हाई बोरोन ने सिर हिलाया।
जब तक सील नहीं टूट जाती तब तक उसका दूसरा बचा हुआ नक्शा सौंपने का कोई इरादा नहीं था। तो फिर शुरू करते हैं। गूफी ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सील तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम मेरी सील कैसे तोड़ने की योजना बना रहे हो? हाई बोरोंग ने पूछा। पिछले कुछ सालों में उसने सील तोड़ने के लिए कई तरीके आजमाए थे, यहाँ तक कि ब्रेकिंग एडवर्सिटी पिल नामक एक गोली बनाने की विधि भी खोजी थी। हालांकि गोली के लिए छठी रैंक के कीमियागर की जरूरत थी, जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला भी हो। इसके अलावा उसके पास एक महत्वपूर्ण घटक की कमी थी। इस तरह की सील को सीधे डूकी हुई से तोड़ा जा सकता है। जैसे ही गूफी ने बोलना समाप्त किया, उसकी हथेलियों से एक तीखी डूकी हुई निकली। डूकी हुई की तीव्र लहर ने हाई बोरोंग के चेहरे को तुरंत पीला कर दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर गूफी की शक्ति से ढक गया। भयानक डूकी हुई। इसके तुरंत बाद हेबोरोंग के शरीर में डूकी हुई की एक बड़ी मात्रा भर गई। कुछ ही समय में हेबोरोंग का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और उसका झुर्रीदार चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसके माथे के केंद्र में एक भयानक भूतिया नीली ऊर्जा तेजी से इकट्ठी हुई। कुछ ही क्षणों बाद इसने एक छोटा भूतिया नीला ऊर्जा सांप पैटर्न बनाया। ये सांप पैटर्न हेबोरोंग की डूकी हुई को सील करने की कुंजी थे। अब गूफी को सील तोड़ने के लिए केवल इन पैटर्न को पूरी तरह से मिटाने की जरूरत थी। अगला भाग थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, अपने आप को तैयार करो। गूफी ने हेबोरोंग को चेतावनी दी, फिर तेजी से अपने हाथों को हिलाया, जिससे हेबोरोंग के शरीर के भीतर से ऊर्जा का एक उछाल निकला। आह, उस पल में हेबोरोंग की नसें फूल गईं क्योंकि उसने बहुत दर्द सहा। हालांकि दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहा। जल्द ही गूफी के डूकी द्वारा सांप के पैटर्न को हाई बोरोंग के शरीर से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही ये सांप के पैटर्न हाई बोरोंग के सिर से निकले, वे धुएं के गुबार में विलीन होने से पहले हिंसक रूप से कांपने लगे। जिस क्षण सांप के पैटर्न उसके शरीर से निकले, हाई बोरोंग की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों से एक तेज चमक निकली, जैसे कोई मूर्त किरण हो, और एक भयंकर आभा, जैसे कोई शेर वर्षों की नींद से जागा हो, उसके शरीर से फूट पड़ी। हाँ, ये लानत वाली सील आखिरकार चली गई। मैं एक बार फिर सम्राट हूँ। जैसे ही सील टूटी, हाई बोरोंग का चेहरा जंगली खुशी से भर गया और उसने अपना सिर पीछे फेंका और दिल खोलकर हंसा। अध्याय 40। क्या जियामा साम्राज्य में कोई ऐसा है जो कीमिया में मुझसे आगे निकल सकता है? धुंधले बादल संप्रदाय। जियामा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का मुख्यालय साम्राज्य की राजधानी से 10 मील से थोड़ा अधिक दूरी पर एक राजसी पहाड़ पर स्थित है। संप्रदाय के नाम के कारण पहाड़ को मिस्टी क्लाउड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। संप्रदाय के नाम पर रखा गया पहाड़ उसकी असाधारण स्थिति को दर्शाता है। मिस्टी क्लाउड माउंटेन 3 तरफ चट्टानों से घिरा हुआ है और चोटी तक जाने के लिए केवल एक ही सड़क है, जो इसे रणनीतिक रूप से रक्षात्मक स्थान बनाती है। इसके अलावा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अनुयायी हर समय सतर्कता से पहाड़ पर गश्त करते हैं, जिससे पूरा पहाड़ एक छोटे किले में बदल जाता है। पहाड़ के आधार से सिर्फ 2 मील की दूरी पर साम्राज्य ने 50,000 घुड़सवार तैनात किए हैं। हालांकि ये 50,000 घुड़सवार आधिकारिक तौर पर राजधानी की रक्षा के लिए हैं, लेकिन कोई भी देख सकता है कि यह साम्राज्य का इस नजदीकी शक्तिशाली बल पर कड़ी नजर रखने का तरीका है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का पैमाना इससे स्पष्ट होता है। इस समय मिस्टी क्लाउड सेट के भव्य हॉल के बाहर एक मध्यमायु वर्ग का व्यक्ति, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था, तत्परता की भावना के साथ अंदर आया। ये व्यक्ति गूहे है, जो सेट का एक बुजुर्ग है और सही तौर पर जियामा साम्राज्य का सबसे कुशल कीमियागर है। ये सुनकर कि यून सेट में वापस आ गया है, गूहे जल्दी से वहां पहुंचा। सेट मास्टर इस समय यून भी हॉल में था। जैसे ही गूहे अंदर आया, उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया और फिर अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। सेट मास्टर, क्या आपने पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त किया है? मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में एक भयानक लड़ाई हुई थी। यह आपके और एमेथिस्ट विंग लान किंग के बीच हुई होगी। यून की आंखें चमक उठी और उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसने पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त नहीं किया है। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज छोड़ने के बाद से वह कुछ हद तक अनुपस्थित चित थी। ये सुनकर गूहे ने आह भरी, यह मानते हुए कि यून का मूड पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल न मिलने के कारण था। अगर उसके पास पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल होता, तो वह पर्पल स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर सकता था और उसे यानरान को दे सकता था। लेकिन अगले ही पल यून की आंखें झपक गईं और वह अचानक मुस्कुराई और बोली, हालांकि मुझे पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल नहीं मिला, लेकिन मैंने गलती से एक युवा कीमियागर से पर्पल स्पिरिट पिल से भी बेहतर पिल प्राप्त कर ली। ये सुनकर गूहे ने संदेह में एक भान उठाई। यून से सवाल करने ही वाला था कि उसने उसे बीच में रोक दिया। मैंने पहले ही यानरान को पिल दे दी है और अब तक इसने बिना किसी साइड इफेक्ट के बेहतरीन असर दिखाए हैं। उसकी साधना लगातार और ठोस रूप से आगे बढ़ी है। ये सिर्फ एक पिल होने के लिए लगभग बहुत बढ़िया है। यून की आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी। आखिरकार हर दवा में कुछ विषाक्तता होती है, जबकि अधिकांश गोलियों का हल्का असर होता है, वे सभी कुछ हद तक पिल विषाक्तता रखती हैं। कभी कभार इनका सेवन करना ठीक है, लेकिन लंबे समय तक के अत्यधिक उपयोग से व्यक्ति के सार को नुकसान पहुंच सकता है। यून ने नालन यानरान को गोलियां लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन चूंकि यानरान अपनी साधना को जल्दी से बेहतर बनाने के लिए उत्सुक थी और गूहे के कीमिया कौशल विश्वसनीय थे, यून ने स्वेच्छा से उसे बैंगनी आत्मा क्रिस्टल की खोज में मदद की थी। हालांकि गूफी द्वारा दी गई गोली अलग थी, उसे इसमें कोई विषाक्तता महसूस नहीं हुई। ये हल्की और हानि रहित थी, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था। यह अनुमान लगाया गया है कि 1 महीने के भीतर गोली की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद नालन यानरान संभवतः डू मास्टर दायरे में प्रवेश कर जाएगा। एक अन्य कीमियागर के लिए यून की प्रशंसा को देखकर गूहे मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें सिकोड़ ली। एक युवा व्यक्ति द्वारा बनाई गई गोली कितनी प्रभावी है, क्या ये कोई सकारात्मक बात हो सकती है? इसके अलावा डू मास्टर स्तर तक पहुंचने की चाहत रखने वाले डू प्रैक्टिशनर के लिए उसकी पर्पल स्पिरिट पिल सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए। इस युवक की गोली का फॉर्मूला कहां से आया? हालांकि व्यक्तिगत रूप से जांच करने के बाद गूहे ने पाया कि गोली लेने के बाद नालन यानरान की साधना में वास्तव में काफी सुधार हुआ था। उसकी आभा बहुत अधिक गहरी हो गई थी और उसकी डूकी हुई इतनी ठोस लग रही थी मानो वह वास्तविक प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त हुई हो, बहुत स्थिर। ये गोली निश्चित रूप से एमेथिस्ट पिल के अपेक्षित प्रभावों से अधिक थी। इस परिणाम ने गूहे को शब्दहीन कर दिया। इससे पहले जब यून ने उसे एक गोली को परिष्कृत करने के लिए कहा था, तो उसने एक शर्त रखी थी कि वह स्वर्गीय ज्वाला की खोज के लिए टैगर रेगिस्तान में उसके साथ जाएगी।
यून यून ने गुहे से वादा करते हुए तुरंत सहमति दे दी थी कि एक बार जब वह एमेथिस्ट पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेगा और नालन यानरान को दे देगा तो वह उसे स्वर्गीय ज्वाला खोजने में मदद करेगी। लेकिन अब इससे पहले कि वह एमेथिस्ट पिल को परिष्कृत कर पाता, यून यून ने किसी और से एक बेहतर हल्की गोली प्राप्त कर ली थी, जिससे गुहे बोलने में हिचकिचा रहा था। आखिरकार वह सौदे के अपने हिस्से को पूरा करने में विफल रहा था, इसलिए भुगतान मांगना अजीब था। गुहे के होंठ थोड़े हिले, और यद्यपि यून यून प्रतिक्रिया करने में थोड़ी धीमी थी, उसने ये जानने के लिए पर्याप्त देखा था कि वह क्या कहना चाहता था। बड़े गुहे, चिंता मत करो, मैं अभी भी तुम्हारी मदद करूंगा जो मैंने पहले वादा किया था। संप्रदाय को प्रदान की गई सभी सहायता के लिए इसे धन्यवाद माने। यून यून ने शांत भाव से कहा। आखिरकार गुहे ने मिस्ट क्लाउड सेक्ट में बहुत योगदान दिया था। ये सर्वविदित है कि पिलकिन की गोलियां बाहरी दुनिया में मिलना बेहद मुश्किल है। गुहे जब मिस्ट क्लाउड सेक्ट को गोलियां परिष्कृत करने में मदद करते थे तो आमतौर पर केवल न्यूनतम शुल्क लेते थे या इस बार की तरह अनुरोध करते थे कि बदले में दूसरा पक्ष उनके साथ यात्रा पर जाए। भले ही गुहे कीमिया में कुशल था, फिर भी उसके पास खुद की रक्षा करने की ताकत नहीं थी। अपनी परिष्कृत गोलियों के बदले शक्तिशाली अंगरक्षकों को चुनना उसका सबसे अच्छा विकल्प था। संप्रदाय के नेता के रूप में यूनियन उसके अनुरोध को अनदेखा नहीं कर सकता था, भले ही उसने इस बार उसकी मदद न की हो। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। गुहे बहुत खुश हुआ और फिर बोला, जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतना अच्छा होगा। चलो कल निकलते हैं। यून ने तुरंत सहमति दे दी। स्टोन डेजर्ट सिटी में गुफी की मदद से हेबोडोन ने आखिरकार अपने डू सम्राट स्तर की साधना को बहाल कर लिया। उसने सील को तोड़ा और अपने पूरे शरीर में लंबे समय से खोई हुई शक्ति का अनुभव किया। फिर भी हेबोडोन ने गुफी पर हमला करने की हिम्मत नहीं की और अनिच्छा से वादे के अनुसार नक्शे का आधा टुकड़ा सौंप दिया। इसके अलावा उसने गुफी को एक अलग नक्शा दिया जो उसने खुद बनाया था, जिसमें एक स्वर्गीय ज्वाला का स्थान हो सकता है। बेशक गुफी को वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला के स्थान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि स्वर्गीय ज्वाला पहले ही रानी मेडुसा द्वारा ले ली गई थी। अब वहां जाना एक व्यर्थ यात्रा होगी। गुफी को केवल रेगिस्तान के नक्शे की आवश्यकता थी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। गुफी ने इसे स्वीकार करते हुए मुस्कुराया, फिर ज़ियाओ यीजियान के साथ प्राचीन मानचित्र की दुकान से बाहर निकल गया। इसके बाद वे वास्तव में रेगिस्तान में प्रवेश करेंगे। स्टोन डेजर्ट सिटी वास्तव में रेगिस्तान के बाहरी इलाके में ही थी, जबकि वे रेगिस्तान के गहरे निर्जन भागों की ओर जा रहे थे। वहां की जलवायु कठोर, अत्यधिक गर्म और दुर्लभ जल संसाधनों वाली थी, इसलिए गुफी ने ज़ियाओ यीजियान के साथ स्टोन डेजर्ट सिटी में आपूर्ति एकत्र करना शुरू कर दिया। रेगिस्तान में पानी आवश्यक था और उन्होंने कुछ भोजन भी इकट्ठा किया। ज़ियाओ यीजियान आज्ञाकारी रूप से गुफी के पीछे चला गया, जिसने उसे कुछ भी ले जाने नहीं दिया, बल्कि सब कुछ अपने भंडारण रिंग में संग्रहित कर लिया। आपूर्ति जुटाने के बाद वे शहर से बाहर निकले, शेर राजा की पीठ पर सवार हुए और एक बार फिर रेगिस्तान की गहराइयों की ओर चल पड़े। अध्याय 41 रॉक डेजर्ट सिटी में प्रवेश। जोड़ अंत में टीएलएन इतने प्रतिभाशाली, क्या वे सेंट्रल प्लेन से हो सकते हैं? हाई बोडोंग अब अपने पूर्व डू सम्राट की ताकत वापस पा चुका था। शहर के बाहर हवा में मंडरा रहा था। जब उसने गुफी और लिटिल फेरी डॉक्टर को विशाल उड़ने वाले जादुई जानवर एमेथिस्ट विंग लान किंग पर सवार होकर जाते देखा तो उसके दुखी हुई के पंख फड़फड़ाने लगे। उसका मन भटक गया और उसने खुद से बड़बड़ाया। हाई बोडोंग ने विशाल जानवर को मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के बाहरी क्षेत्रों के शासक के रूप में पहचाना। एक रैंक 6 जादुई जानवर एमेथिस्ट विंग लान किंग रैंक 6 जानवर मानवीय दृष्टि से डू सम्राट के बराबर था और एमेथिस्ट विंग लान किंग रैंक 6 के मध्य चरण में था, इसलिए हाई बोडोंग को भी उसका सामना करते समय सावधान रहना पड़ा। अब जबकि हाई बोडोंग की ताकत वापस आ गई थी और सील टूट गई थी, एक बार दुर्जय बर्फ सम्राट ने आखिरकार पूरी वापसी की थी। रानी मेडुसा द्वारा सील किए जाने के बाद उसने अपने दिन स्टोन डेजर्ट सिटी में एक छोटी सी दुकान चलाते हुए दयनीय ढंग से छुपकर बिताए थे। शायद इस बार हाई बोडोंग को गुफी का सामना करने का सौभाग्य मिला था, या शायद उसके द्वारा भारी कीमत पर जबरन वसूली करना दुर्भाग्य था। अतीत में घमंडी और विद्रोही बर्फ सम्राट ने गुफी से सीधी लड़ाई की होगी, लेकिन अब इतने सालों तक छिपने के बाद उसका अहंकार फीका पड़ गया था। इसके अलावा हालांकि हाई बोडोंग गुफी की ताकत को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन उसने उस दुबले पतले युवक के भीतर छिपी भयानक शक्ति को महसूस किया। अपनी ताकत में अचानक उछाल के बावजूद हाई बोडोंग के मन में गुफी को धोखा देने का कोई विचार नहीं था। उसे एहसास हुआ कि गुफी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। गुफी ने एक बार जो आभा छोड़ी थी वह है बोडोंग के सामने आए किसी भी चीज से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि रानी मेडुसा से भी अधिक। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह रहस्यमय युवक बेहद खतरनाक था। हाई बोडोंग को नक्शे के अवशेषों का सही उद्देश्य नहीं पता था जिसे गुफी ने उससे छीन लिया था, लेकिन वह जानता था कि वे जो रहस्य छिपा रहे थे वह महत्वपूर्ण था। आखिरकार वे अवशेष ही थे जिनकी वजह से रानी मेडुसा ने एक बार उसका शिकार किया था, जिससे उसकी सीलबंद शक्ति और दयनीय अस्तित्व की ओर अग्रसर हुआ। सांप लोगों की गर्वित और शक्तिशाली नेता रानी मेडुसा ने लगातार हाई बोडोंग का पीछा किया था, जिससे पता चला कि नक्शे के वे टुकड़े कितने मूल्यवान थे। मैं इतने लंबे समय से गायब हूँ, अब राजधानी लौटने और ये देखने का समय आ गया है कि मेरे पुराने दोस्त कैसे हैं। हाई बोडोंग ने आखिरकार अपनी तनावपूर्ण भौं को आराम देते हुए आह भरी। उसने गुफी और नक्शे के टुकड़ों के बारे में सोचना छोड़ देने का फैसला किया। इन मामलों ने उसका बहुत समय और ऊर्जा ले ली थी। अब जब गुफी ने उन्हें ले लिया था तो हाई बोडोंग को बहुत पहले से खोई हुई राहत महसूस हुई। इस तरह के खजाने की रखवाली करते हुए लगातार इस डर से कि रानी मेडुसा प्रकट होकर उसे मार डालेगी थका देने वाला था। गुफी के हस्तक्षेप ने उस बोझ को हल्का कर दिया था। जाने से पहले हेबोडोंग ने रेगिस्तान और मुख्य भूमि के किनारे बसे विशाल शहर पर एक आखिरी नजर डाली। हवा में उड़ती पीली रेत और खुशमिजाज लोगों से भरी चहल पहल भरी सड़कें अलविदा कहने के लिए तैयार होते ही अचानक ज्यादा कीमती लगने लगी। हेबोडोंग ने अक्सर सोचा था कि वह स्टोन डेजर्ट सिटी में बूढ़ा हो सकता है, हमेशा डर में जी रहा होगा, लेकिन अब किसी ने उसे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का मौका दिया था। एक हल्की और थोड़ी उदासी के साथ उसने उस जगह पर एक आखिरी नजर डाली जिससे वह दशकों तक छिपने के दौरान जुड़ा हुआ था। पीछे देखे बिना हेबोडोंग की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। उसे नहीं पता था कि वह कभी वापस आएगा या नहीं। पुरानी नक्शे की दुकान चुपचाप बंद हो गई और किसी को नहीं पता था कि बुजुर्ग दुकानदार कहाँ गया था। दुकान फिर कभी नहीं खुली। ... इस बीच जैसे जैसे शेर राजा गुफी और लिटिल फेरी डॉक्टर को रेगिस्तान में गहराई तक ले गया, आसपास की गर्मी और भी तीव्र होती गई। हालांकि एमेथिस्ट विंग लान किंग के चारों ओर सुरक्षात्मक ऊर्जा अवरोध के कारण लिटिल फेरी डॉक्टर को गर्मी का एहसास नहीं हुआ।
वह शेर की चौड़ी पीठ पर बैठी नीचे के नजारे को निहार रही थी। विशाल रेगिस्तान उसके गृहनगर से बहुत अलग था और इसे कई बार देखने के बावजूद वह परिदृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। रास्ते में उन्होंने नीचे विभिन्न सांस्कृतिक दृश्य देखे और यहाँ तक कि सांप लोगों से भी मिले, जिससे उनकी जिज्ञासा जागृत हुई। तो ये सांप लोग हैं भाई गूफी, ये काफी अनोखा लगता है कि वे अपनी सांप की पूंछ का उपयोग करके चलते हैं। उसने टिप्पणी की। उसकी आंखें मासूम जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। गूफी ने बस मुस्कुराया। उसे सांप लोगों की मनुष्यों के लिए भयावह प्रकृति के बारे में नहीं बताया। एक बिंदु पर उसने जम्हाई ली और फिर से नीचे देखा। नीचे रेगिस्तान में सांप लोगों और मनुष्यों के बीच लड़ाई देखी। 1 दर्जन या उससे अधिक लंबे सांप लोगों ने 7 या 8 मनुष्यों के समूह को घेर लिया था। सांप लोगों के प्रभावशाली कद ने मनुष्यों को तुलना में दयनीय रूप से कमजोर बना दिया। गूफी ने तब बताया कि ज्यादातर सांप लोग इंसानों से गहरी नफरत करते थे और अक्सर हिंसक होते थे। कई लोग देखते ही इंसानों को मार देते थे। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो ये इंसान इस घात में मारे जा सकते थे। सांप लोगों और जयामा साम्राज्य के इंसानों के बीच दुश्मनी बहुत गहरी थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया। एक दूसरे को देखते ही राजा बन गए। ये दुश्मनी समय के साथ बढ़ती गई, जिसमें कोई स्पष्ट सही या गलत नहीं था और ये दोनों पक्षों के लिए एक त्रासदी थी। गूफी ने हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन नीचे का दृश्य देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने उससे मदद करने की विनती की। भाई गूफी, कृपया उनकी मदद करें, उसने नर्म, विनती भरे लहजे में कहा। उसकी आंखें करुणा से भर गईं क्योंकि उसने देखा कि मनुष्यों के बीच एक महिला एक बच्चे को पकड़े हुए थी। ठीक है, गूफी ने लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए जवाब दिया। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति ने उसे उसके दयालु स्वभाव की याद दिला दी। जब वह उसकी मदद मांग रही थी तो वह कैसे मना कर सकता था। उसने तुरंत शेर राजा को घटनास्थल की ओर उड़ने का आदेश दिया। विशाल जानवर के आने के दृश्य ने दोनों पक्षों को डर से तितर बितर कर दिया, जिससे मनुष्यों को भागने का मौका मिल गया। सिर्फ आधे दिन में शेर राजा रॉक डेजर्ट सिटी के बाहरी इलाके में पहुंच गया, जो जयामा साम्राज्य की सीमा के सबसे नजदीकी शहर था। गूफी एक पल के लिए रुक गया। उसे याद आया कि किंगलिन, आधी इंसान और आधी सांप के खून वाली लड़की, इस शहर में रहती थी। अपने दयालु स्वभाव के बावजूद किंगलिन ने जीवन भर भेदभाव और दुर्व्यवहार सहा था। उसकी असाधारण प्रतिभा कभी पूरी तरह से सामने नहीं आई। गूफी के मन में एक विचार आया। वह किंगलिन को अपने संरक्षण में लेना चाहता था और उसे जल्दी प्रशिक्षित करना चाहता था। शायद पर्याप्त शक्ति के साथ जो लोग उसे नीचा देखते थे और उसका अपमान करते थे, वे अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, जिससे उसे बेबुनियाद तिरस्कार और अपमान के बजाय वह निष्पक्षता और सम्मान मिल सके जिसकी वह हकदार थी। आखिरकार किंगलिन मूल कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार थी, जिसमें बहुत संभावनाएं थीं। उसे अपने पास रखना गूफी के लिए भावनाओं और शक्ति को इकट्ठा करने की उसकी यात्रा में भी फायदेमंद हो सकता है। अध्याय 42। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? इस बार लिटिल फेरी डॉक्टर के बोलने का इंतजार किए बिना गूफी ने एमेथिस्ट विंग लान किंग को सीधे शहर में उड़ने नहीं दिया, ताकि पहले की तरह दहशत न फैले। इसके बजाय वे शहर से कुछ मील बाहर रुक गए और शेर राजा को कहीं बाहर इंतजार करने दिया। गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर चुपचाप शहर में दाखिल हुए। रॉक डेजर्ट सिटी में दाखिल होने पर गूफी लिटिल फेरी डॉक्टर को एक सराय में ले गई। रेगिस्तान पीली रेत से भरा हुआ था, जिससे बिना कुछ अंदर लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हालांकि ज्यादातर शहरों में हवा को फिल्टर करने के लिए व्यवस्थाएं थीं, लेकिन वे अक्सर अपर्याप्त थीं। गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर ऊपर से उड़कर आए थे, जहां उनकी सुरक्षात्मक अवरोध की बदौलत स्थिति थोड़ी बेहतर थी। हालांकि शहर के बाहर से अंदर की ओर चलते हुए वे दोनों हवा से उड़ी रेत में ढक गए। लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी अब गंदी हो चुकी सफेद पोशाक को देखा, लगभग आंसू में डूबी हुई। कुछ पीली रेत उसके चेहरे पर भी जम गई थी। जब गूफी ने देखा तो वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हालांकि तेज कानों वाली लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया और अपनी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। क्या तुम सिर्फ मुझ पर हंस रहे थे? लिटिल फेरी डॉक्टर को संदेह हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। गूफी ने जल्दी से अपना गला साफ किया और गंभीरता से अपना सिर हिलाया। जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपना आपा खोने वाली थी, गूफी ने जल्दी से बात की। चलो पहले नहाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं और बाद में मैं तुम्हें कपड़ों की खरीदारी के लिए ले जाऊंगी। ठीक है। लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें चमक उठी। उसका ध्यान दूसरी ओर चला गया। लिटिल फेरी डॉक्टर उत्साहित महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। सच में गूफी, बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ न बोलो। मैंने रास्ते में बहुत सारी दुकानें देखी जिनमें सुंदर कपड़े प्रदर्शित थे। गूफी ने हंसते हुए उसके रोएदार सिर को थपथपाया। ठीक है, बाद में तुम मेरे सारे पैसे कपड़े खरीदने में खर्च कर सकती हो। लिटिल फेरी डॉक्टर उत्साहित महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर आमतौर पर शांत दिखती थी, फिर भी वह एक छोटी लड़की थी जो सुंदर कपड़ों के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती थी। वह बिना किसी शिकायत के किंगशान टाउन से रॉक डेजर्ट सिटी तक गूफी के साथ आई थी। स्वाभाविक रूप से गूफी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। लिटिल फेरी डॉक्टर खुशी खुशी सहमत हो गया और नहाने के लिए भाग गया। हालांकि गूफी पर कोई गंदगी नहीं थी, फिर भी उसने थोड़ा असहज महसूस करते हुए नहाने का फैसला किया। जब वे दोनों समाप्त हो गए और साफ हो गए तो लिटिल फेरी डॉक्टर ने एक और लंबी पोशाक पहन ली और सड़क पर सबसे पहले बाहर निकली। गूफी उसके पीछे पीछे चला गया और अपने आगे चल रही जीवंत लड़की को देखकर मुस्कुराया। रेगिस्तान में पहुंचने के बाद से उसका व्यक्तित्व बहुत अधिक खुशमिजाज हो गया था। वह खुलकर चीजें मांगने और यहाँ तक कि मजाक करने की हिम्मत रखती थी, जिससे गूफी काफी खुश था। इससे पता चलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर अब उस पर पूरा भरोसा करता था। नहीं, जिस क्षण से वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ किंगशान टाउन छोड़ने के लिए सहमत हुई, ये स्पष्ट था कि उसे उसके साथ रहना तय था। उसका असली व्यक्तित्व शायद ऐसा ही था, हंसमुख और चंचल। किंगशान टाउन की कोमल छोटी परी डॉक्टर एक आदर्श मुखौटा थी जिसका इस्तेमाल वह खुद को छिपाने के लिए करती थी। गूफी, जल्दी करो। जब उसने गूफी को विचारों में खोया हुआ देखा तो छोटी परी डॉक्टर ने पुकारा, आ रही हूँ। गूफी ने हाथ हिलाया और उसकी ओर चली गई। यहाँ के कपड़े काफी अनोखे थे, उतने टाइट और बोल्ड नहीं जितने की छोटी परी डॉक्टर ने पहले देखे थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे फीते थे। छोटी परी डॉक्टर ने एक ड्रेस उठाई, एक पल के लिए चुप रही। उसने गूफी पर एक नजर डाली और उसका चेहरा अचानक लाल रंग की एक अजीब सी छाया में बदल गया। छोटी परी डॉक्टर शर्मीली महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। गूफी पास में बैठी और उसके कपड़े चुनने का इंतजार कर रही थी। उसने सिस्टम नोटिफिकेशन सुना और उलझन में देखा। उसने देखा कि वह खुद ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका चेहरा चमकीला लाल था। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है?
क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रही हो? गूफी ने चिंता से पूछा और वह उसके पास चला गया। छोटी परी डॉक्टर घबराई हुई और शर्मीली लग रही थी। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। छोटी परी डॉक्टर चौंक गई, उसके कान लाल हो गए और उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। गूफी ने अपना सिर हिलाया, उसने जो कपड़े चुने थे उन्हें उठाया और पैसे देने चली गई। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने छोटी परी डॉक्टर को अपनी आंखों में सितारों के साथ देखा। छोटी परी डॉक्टर खुश महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। गूफी, तुम सबसे अच्छी हो। किंगशान टाउन में वापस बगल की बहन ने मुझे बताया कि जो आदमी किसी औरत पर पैसा खर्च करता है वह एक अच्छा आदमी है। गूफी ने आह भरी, अपना माथा रगड़ते हुए वह बातूनी लड़की को वापस सराय में ले गया। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन गूफी ने किंग लिन को खोजने का फैसला किया। वह हमेशा मुश्किल हालात में रही थी। जितनी जल्दी वह उसे ढूंढ सकता था उतनी जल्दी वह उसे इससे बाहर निकलने में मदद कर सकता था। हालांकि गूफी खुद को एक अच्छा इंसान नहीं मानता था, लेकिन मूल कहानी में किंगलिन का जीवन आदर्श से बहुत दूर था। चूंकि वह उसे भावनात्मक मूल्य भी प्रदान कर सकती थी, इसलिए उसने उसे जल्द से जल्द ढूंढने का फैसला किया। छोटी परी डॉक्टर, कल मुझे इस शहर में एक बहुत शक्तिशाली शरीर का आभास हुआ और मैंने एक शिष्य लेने के बारे में सोचा। छोटी परी डॉक्टर उलझन में है। भावनात्मक अंतिम मूल्य जोड़ 100। छोटी परी डॉक्टर हैरान दिखी, उसने खुद से सोचा, अगर गूफी एक शिष्य लेती है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोई और हमारे साथ होगा? छोटी परी डॉक्टर, एक बार जब मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगी तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए कमरे में रहो और कहीं मत जाओ, ठीक है? गूफी ने निर्देश दिया। गूफी मेरे बारे में बहुत चिंतित लग रहा है। उसकी आवाज में चिंता सुनकर छोटी परी डॉक्टर दंग रह गई। छोटी परी डॉक्टर को बहुत अच्छा लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। गूफी ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके अनौपचारिक शब्दों का उस पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। छोटी परी डॉक्टर ने भी नहीं सोचा था कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगेगा। यह उचित नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ कि गूफी किसे शिष्य बनाना चाहती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके होंठ एक सुंदर मुस्कान में बदल गए। यह मुस्कान आधी रात को खिलने वाले दुर्लभ फूल से भी अधिक सुंदर थी। गूफी ये देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से अपना गला साफ किया और विषय बदल दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर खुश महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। गूफी की दुर्लभ घबराहट भरी अभिव्यक्ति को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर की मुस्कान और गहरी हो गई। ठीक है, चलो फिर साथ चलते हैं। ये कहते हुए गूफी ने सिर हिलाया और लिटिल फेरी डॉक्टर को शहर के ऊपर उड़ान भरने के लिए ले गया। वह हवा में सहजता से चला गया जैसे कि वह ठोस जमीन हो, आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ रहा हो। गूफी की ताकत को देखते हुए शहर में लगभग कोई भी उसकी उपस्थिति या आभा को महसूस नहीं कर सकता था। जब तक वे उसे अपनी आंखों से नहीं देखते वे कभी नहीं जान पाते कि वह वहां है। शहर के एक कोने में एक बड़ी संपत्ति थी, रॉक डेजर्ट सिटी में डेजर्ट मेटल मर्सनरी ग्रुप का मुख्यालय। गूफी को याद आया कि इस समूह के 2 युवा नेता जियो यान के बड़े भाई थे, जियो डिंग और जियो ली। अध्याय 43 युवा गुरु क्या मैं। डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी के प्रशिक्षण मैदान में एक दर्जन भाड़े के सैनिक कतार में खड़े थे। उनके सामने 2 युवा खड़े थे। एक ने सफेद कपड़े पहने थे और शांत दिख रहा था, जबकि दूसरे के चेहरे पर भयंकर भाव थे। ये दोनों जियाओयान के बड़े भाई जियाओ डिंग और जियाओ ली थे, जो भाड़े के सैनिकों को युद्ध तकनीक सिखा रहे थे। इस बीच डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी के पिछवाड़े में हरे रंग के कपड़े पहने एक दुबली पतली लड़की, जिसके आधे चेहरे पर हरे बालों की एक चोटी थी, भीड़ के बीच अपना सिर नीचे करके चल रही थी। वह बहुत छोटी लग रही थी, शायद 14 साल की भी नहीं। उसकी पन्ना हरी आंखें शांत थी, फिर भी एक अवर्णनीय आकर्षण था, जैसे कि एक सांप की ठंडी आंखें जो एक नजर से दूसरों को आकर्षित करने में सक्षम थी। लड़की का रूप नाजुक और छोटा था, लेकिन उसने भीड़ में कभी अपना सिर नहीं उठाया। वह जहां भी जाती हर कोई, चाहे वह भाड़े के सैनिक हो या समूह द्वारा नियुक्त नौकर, उसे तिरस्कार से देखता। वह अपना सिर नीचे करके चल रही थी और गलती से एक लंबे आदमी से टकरा गई। क्या तुम अंधी हो? तुम परेशान करने वाली चीज हो। तुम्हें देखना सिर्फ दुर्भाग्य है। वह आदमी नाराज होकर जैसे ही उसने हरी चोटी और विदेशी हरी पोशाक देखी, पलटकर कोसने लगा। लड़की इस खुले द्वेष का सामना करते हुए डरपोक थी और कभी भी वापस लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह केवल एकांत स्थान पर छिपने, नीचे झुकने, अपने सिर को अपने घुटनों में दबाने और चुपचाप रोने की हिम्मत कर पाई। छोटी लड़की, क्या तुम अब से नीची नजर से देखना बंद करना चाहती हो? अचानक किंगलिन के कान में एक आवाज गूंजी। ये गूफी थी, जो चुपचाप डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी में घुस गई थी। किंगलिन अपनी चुपचाप सिसकियां रोक नहीं पाए, लेकिन आवाज सुनते ही उसने अपनी सांस रोक ली। किंगलिन को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 70। उसने जल्दी से ऊपर देखा और एक भाई और बहन की जोड़ी को देखा जो उससे कुछ साल बड़ी थी। ये दोनों स्वाभाविक रूप से गूफी और जियो जियान थे, जो डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी में आए थे। वे दोनों अपनी उपस्थिति छिपाए हुए थे और आसमान से देख रहे थे कि किंगलिन के साथ कैसा अनुचित व्यवहार हो रहा था। हालांकि किंगलिन को मर्सनरी कंपनी में रहने के लिए जगह मिल गई थी, फिर भी उसे बेवजह भेदभाव और मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से जियो जियान को सहानुभूति की लहर महसूस हुई। उसने पीछे से देखा था और कई बार हस्तक्षेप करने के लिए लगभग दौड़ पड़ी थी। जियो जियान को गुस्सा और दिल का दर्द महसूस होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। जियो जियान की भावनाओं को देखने के बाद गूफी ने उसे किंगलिन की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। जियो जियान ने पहले सुना था कि टैगर रेगिस्तान के पास कभी-कभी सर्प लोगों द्वारा मानव महिलाओं का शोषण किए जाने के मामले सामने आते थे। आमतौर पर ऐसे मुठभेड़ों से गर्भधारण नहीं होता। हालांकि कुछ दुर्लभ अपवाद हैं जहां एक महिला गर्भधारण कर सकती है और बच्चे को जन्म दे सकती है। किंगलिन ऐसे ही मिलन से पैदा हुई एक बच्ची थी, जिसके शरीर में सर्प जाति का खून था। सर्प जाति और मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं। किंगलिन जैसे लोग, जिनमें मानव और सर्प जाति दोनों का खून होता है, दोनों जातियों द्वारा शापित माने जाते हैं। हालांकि उसे डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी में शरण मिली थी और वह रसद के लिए जिम्मेदार नौकरानी के रूप में काम करती थी, फिर भी उसे भाड़े के सैनिकों से लगभग सार्वभौमिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान के किनारे पर भाड़े के सैनिकों में सर्प जाति के लोगों के प्रति गहरी दुश्मनी थी। हालांकि किंगलिन दयनीय थी, लेकिन वे उसके भीतर सर्प जाति के खून के कारण घृणा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। किंगलिन, जिसके शरीर में मानव और सर्प जाति दोनों का खून था, ने दोनों पक्षों से भेदभाव और घृणा का दंश झेला। वह पूरी तरह से निर्दोष थी, उसने कोई गलत काम नहीं किया था।
किंगलिन भ्रमित महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 7-0। किंगलिन ने उलझन में गूफी और जियोली जियान को देखा। इस समय गूफी हवा में तैर रहा था, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। यह युवक स्पष्ट रूप से शक्तिशाली था, शायद रॉक डेजर्ट सिटी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। किंगलिन को संकोच महसूस होता है। भावना मूल्य जोड़ 7-0। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर थोड़ा सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी डर का निशान था। यदि आप मेरा शिष्य बनने का फैसला करते हैं, तो मैं आपको सभी की प्रशंसा करने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता हूँ। गूफी ने कहा। किंगलिन को लालसा महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 1-0। फिर जियाओली जियान ने किंगलिन से संपर्क किया, उसे राजी किया। हमारे साथ आओ, ये भाई बहुत शक्तिशाली है। भविष्य में जब आपकी ताकत बढ़ेगी, तो कोई भी आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। जियाओली जियान दयालु थी, उसकी कोमल आंखों ने किंगलिन को आराम का एहसास कराया। किंगलिन थोड़ा और सहज महसूस करते हुए एक फीकी मुस्कान प्रकट की। किंगलिन को आराम महसूस होता है। भावना मूल्य जोड़ 1-0। युवा गुरु, क्या मैं कर सकता हूँ? किंगलिन बहुत ही लालच में कुछ आशंका के साथ गूफी को देखा। तुम कर सकते हो, चूंकि मैंने तुम्हें चुना है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास क्षमता है। गूफी ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ, युवा गुरु। किंगलिन ने गंभीरता से कहा, लेकिन डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी के 2 नेताओं ने मुझे अपने साथ लेकर और मुझे काम देकर मेरे प्रति दयालुता दिखाई है। मुझे जाने से पहले उन्हें अलविदा कहना होगा ताकि वे चिंता न करें। गूफी सहमत हो गया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके भाड़े के सैनिक को स्कैन किया। उठकर जल्दी से दोनों नेताओं को बुलाने के लिए संदेश भेजा। उसकी आवाज में भारी दबाव ने प्रशिक्षण मैदान में मौजूद जियाओ डेंग और जियाओली को चौंका दिया। जियाओ डेंग को आश्चर्य और डर महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 5-0। जियाओली को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 5-0। जियाओ डेंग और जियाओली जल्दी से वहां पहुंचे जहां गूफी थी। किंगलिन ने धीरे से समझाया कि उसने गूफी को अपना गुरु मान लिया है और वह वहां से चली जाएगी। उसने दोनों नेताओं के प्रति उनकी पिछली देखभाल के लिए आभार व्यक्त किया। जियाओ डेंग और जियाओली राहत महसूस करते हुए और कुछ हद तक आश्चर्यचकित होकर महसूस करते हैं कि गूफी अपनी युवा उपस्थिति के बावजूद भयानक ताकत रखता है। उन्हें शुरू में डर था कि उन्होंने इतने मजबूत व्यक्ति को उकसाया है, लेकिन स्थिति सुनने के बाद वे किंगलिन के लिए खुश थे। जियाओ डेंग खुश महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 5-0। जियाओली खुश महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 5-0। किंगलिन की आपकी देखभाल के लिए आभार में ये 2 गोलियां लें। वे आपकी साधना को लाभ पहुंचाएंगी और कई छिपी हुई चोटों को ठीक करेगी। गूफी ने उन्हें डू मास्टर की साधना के लिए लाभकारी 2 गोलियां दी। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, वह किंगलिन और शियाओली जियान के साथ चला गया। शियाओ डेंग और शियाओली ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थी। धन्यवाद सीनियर। शियाओ डेंग आभारी महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 5-0। शियाओली आभारी महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 5-0।